नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। ये हमारा पॉलिटी सीरीज़ का 13 नंबर का लेक्चर है। इससे पहले लेक्चर में हमने ये जो सामने स्क्रीन पे दिए हुए 7 चैप्टर्स है उसको, और जो 8वां चैप्टर ना DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको भी ऑलमोस्ट ख़त्म किया है। बट इसका कुछ थोड़ा सा पार्ट बचा है 5-10 मिनट का। तो आज के लेक्चर में हम, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, जितने भी हमारे आर्टिकल्स हुए 1 से लेके 51 तक, देखो यहाँ पे 1 से लेके 51 तक जितने भी हमारे आर्टिकल्स हुए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉलिटी के दृष्टिकोण से, तो उन सारे आर्टिकल्स को हम फास्ट फॉरवर्ड एक बार रिवाइज करेंगे। तो आप पूरा कंसंट्रेशन देके इसको सुनना। देखो दोस्तों, जो पहले 50 आर्टिकल है ना, वो पॉलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो आर्टिकल जो है वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये वाले चैप्टर से। मतलब हमने पॉलिटी तो स्टार्ट कर दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद दूसरा था मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा था साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, चौथा चैप्टर था प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो चैप्टर्स है ना पहले 4, इसमें कोई आर्टिकल नहीं, इसमें तो बस दिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत कैसी हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा कैसे गया था, उसके फीचर्स क्या है, उसका प्रीएम्बल क्या है। गेम उसके बाद चालू होता है ये वाले चैप्टर से। जो चैप्टर नंबर 5 ना, उसमें लिखा गया है यूनियन एंड टेरिटरी। इसका मतलब इसमें हम सब बेसिक देखा था कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कैसा बना था, कौन कौन बना रहा था, कमेटी कौन सी थी, ये सारी चीज़ें उसमें दी गई थी हमने। और उसका प्रेम्बल वेम्बल कैसे लिखा गया। तो जो पहला चैप्टर है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, मतलब टेक्निकली जो पहला पेज है, पहला मतलब प्रेम्बल होने के बाद जहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, वो उसमें है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये चैप्टर से वो उसमें है 4 आर्टिकल 1 to 4। उसके बाद ये वाला चैप्टर है 6 नंबर का, उसका नाम है सिटीजनशिप। उसमें आर्टिकल्स कितने हैं, उसमें 5 से लेके, देखो यहाँ तक 4 खत्म हुए, उसके बाद 5 से लेके 11 आर्टिकल इसमें। उसके बाद ये चैप्टर फंडामेंटल राइट, इसमें 12 से लेके 35 तक आर्टिकल है। और उसके बाद ये DPSP, उसमें 36 से लेके 51 तक। ये सारे जो आर्टिकल्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ जैसे DPSP और ये फंडामेंटल राइट, ये तो घने इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ गए आप। तो इसको शुरुआत करते हैं 1 से लेके 51 तक हम देखेंगे आज। तो चलो, सबसे पहले क्या था, पहला जो चैप्टर वाइज अगर देखा जाए तो आर्टिकल जिस चैप्टर में मौजूद है, तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी ये वाले चैप्टर से चालू होते हैं। आर्टिकल फर्स्ट यहाँ से चालू होते हैं। तो आर्टिकल फर्स्ट में क्या लिखा गया है, देखो आर्टिकल फर्स्ट में लिखा गया है नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन। जो हमारा देश है उसके नेम एंड टेरिटरी, ये सारी चीज़ें जो है ना, वो आर्टिकल फर्स्ट में लिखी गई है। ये ऐसा बोलता है आर्टिकल फर्स्ट। तो उसमें क्या क्या लिखा गया है, उसमें लिखा गया है कि इंडिया का जो नाम है भारत और इंडिया, ये इंडिया का नाम है जो कि यूनियन ऑफ स्टेट है। उसमें जो टेरिटरीज है वो फर्स्ट शेड्यूल में आती है, आने वाली सारी टेरिटरीज का पार्ट है। और जो टेरिटरीज है वो एक तो स्टेट हो सकता है, यूनियन टेरिटरी हो सकती है, और ऐसी टेरिटरी हो सकती है जो कि अभी फिलहाल इंडिया का पार्ट नहीं है, जो कि बाद में इंडिया का पार्ट बन सकता है। तो ऐसी सारी जो टेरिटरी ना, ये आर्टिकल फर्स्ट में लिखी गई, उसका नाम और टेरिटरी ऑफ यूनियन, ये सारी चीज़ें लिखी गई। उसके बाद आर्टिकल 2 में क्या था, आर्टिकल 2 में ये लिखा गया था कि देखो, कल अगर हम कोई नया स्टेट मतलब बनाना है हमें, कोई ऐसी लैंड है जो इंडिया का पार्ट नहीं, आउटसाइड इंडिया का पार्ट है, जो कोई और देश है, कोई भी और लैंड है जो कि इंडिया का पार्ट नहीं है, अगर हमने उसको एक्वायर कर लिया, वार जो भी हो, कुछ भी हो जाए हमारा, हमने उसको जीत लिया या एक्वायर कर लिया, हड़प लिया, अब वो यूनियन टेरिटरी उसको हमें हमारा स्टेट बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो पहले तो सबसे पहले क्या है, वो जो यूनियन टेरिटरी उसको हमें हमारे इंडिया में मिलाना पड़ेगा, और उसके बाद उसको एक एज अ नया स्टेट डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो ऐसा एक्सटर्नल इंडिया के लैंड छोड़ के बाहर वाली जो लैंड है उसको अगर हमें इंडिया में मिलाना है और उसको अगर एज अ स्टेट डिक्लेयर करना है, तो ये चीज़ हो सकती है पार्लियामेंट में एक ऑर्डिनरी बिल ला के। ऑर्डिनरी मतलब क्या, हमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड तो करना है, पर वो जो अमेंडमेंट है वो आर्टिकल 368 के तहत नहीं होगा, जो कि अमेंडमेंट की प्रोसीजर डिक्लेयर करता है। वो एक सिंपल ऑर्डिनरी बिल होगा जिसमें लिखा जाएगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, देखो इसमें जो आर्टिकल फर्स्ट है इसमें लिखा गया इतनी चीज़ें, अब उसमें हम ये चीज़ भी ऐड करें, तो ऑर्डिनरी बिल ला के सिंपल मेजोरिटी से वो चीज़ हो सकती है आर्टिकल 2 के अंदर। समझ गए, एक्सटर्नल इंटरनल नहीं। अब वही चीज़ होगी कि एक्सटर्नल तो ऐसे कर सकते हैं नया स्टेट, तो इंटरनल कैसे करेंगे। कल अगर हमारा कोई स्टेट ही, उसका अगर साइज़ बढ़ाना है या साइज़ घटाना है, उसका अगर टुकड़े करने दो, मतलब कोई स्टेट जैसे जम्मू कश्मीर में हमने उसको 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया, तो कोई स्टेट है अगर उसको 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड करना है, या 2 उसको अलग अलग स्टेट बनाने हैं, जैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये 2 स्टेट बाद में बने थे, पहले तो एक ही था मध्य प्रदेश, ऐसा कुछ करना है, या किसी स्टेट की बाउंड्री अल्टर करनी, बाउंड्री मतलब क्या, इसका थोड़ा गाँव इधर डालने, उसके गाँव इधर डालने, या किसी स्टेट का नाम चेंज करना है, समझ रहे हैं, जैसे कि अभी उड़ीसा है, उसका उड़ीसा था पहले। तो ये सारी चीज़ें ना आर्टिकल 3 के अंदर आती, समझ गए आप। ये एक्सटर्नल के लिए सेकंड वाला, और थर्ड वाला जो है वो इंटरनल कुछ कांड करना है, तो उसके लिए ये थर्ड वाला है। और 4 वाला आर्टिकल क्या बोलता है, आर्टिकल 4, देखो आर्टिकल 4 बोलता है
कि आप जो भी चेंजेस कर रहे हो ना एक्सटर्नल बाउंड्री को इंडिया में ऐड करने के लिए या इंटरनल गेम खेलने के लिए, जो भी कुछ कर रहे हो वो जो इंडिया का फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल में रहेगा, और वो जो भी चेंजेस है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है अंडर आर्टिकल 368 वो अंडर आर्टिकल 368 नहीं माना जाएगा। इसका मतलब आपको आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो भी चेंजेस करने हैं वो एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं रहेगा, वो आर्टिकल 368 में नहीं आएगा, वो एज अ ऑर्डिनरी बिल से ही हो जाएगा। ये बोलता है आर्टिकल 4। समझ गए आप? ये था हमारे आर्टिकल 1 to 4 जो कि बिलोंग करते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी चैप्टर को, जो कि पार्ट 5 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, समझ रहे, और चैप्टर नंबर 5 उसका। तो चलो आगे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट जो चैप्टर है, मतलब 4 आर्टिकल जो देख ले, अब आगे कंटिन्यू करने। तो नेक्स्ट एक चैप्टर है जिसका नाम है सिटीजनशिप, उसमें 5 से लेकर 11 आर्टिकल है, तो वो देखते हैं। समझ गए? यहाँ देखो सिटीजनशिप 6 नंबर का चैप्टर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि पार्ट 2 में, और उसमें कितने चैप्टर्स आते हैं? उसमें आते हैं आर्टिकल्स, सॉरी चैप्टर्स नहीं, उसमें आते हैं आर्टिकल्स 5 से लेकर 11 तक। तो देखो आर्टिकल 5 क्या बोलता है, एक एक को देखते हैं। अब हमें सिटीजनशिप देनी, चैप्टर का नाम तो सिटीजनशिप है, तो सिटीजनशिप देनी तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे देखो उल्टा एक बार आते हैं। हमारा आर्टिकल जो 11 है ना, आर्टिकल 11 में लिखा है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो सिटीजनशिप से रिलेटेड लोगों को कैसे सिटीजनशिप दी जाए या कैसे सिटीजनशिप निकाली जाए, मेथड ऑफ एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, ये जो सारी चीज़ें ना, ये पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो एक बिल ला के बाय लॉ ये सारी चीज़ें रेगुलेट कर सकती। समझ गए? आर्टिकल 11 बोलता है, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 11 ने बोला है कि हम पार्लियामेंट को पावर देते हैं कि वो बाय लॉ एक लॉ ला के पार्लियामेंट में सिटीजनशिप का जो मेथड से उसको एक्विजिशन मतलब सिटीजनशिप देने के या टर्मिनेशन मतलब सिटीजनशिप हटवाने के, ये सारे जो मेथड से ये रेगुलेट कर सकती है एक पार्लियामेंट में बिल ला के। तो वैसे पार्लियामेंट में समझ रहे, पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन की बात मान के 1955 को एक बिल लाया था जिसका नाम है सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो अभी फिलहाल हमारे देश में जो सिटीजनशिप है वो जो उसका जो जितने भी नॉर्म्स हैं वो सारे इस एक्ट के तहत अंदर है, इसमें लिखा गया है। और इसको बाद में काफ़ी टाइम बार 7-8 बार उसको अमेंड किया है। अमेंड मतलब क्या, जैसे अभी 2016 में अमेंड किया था सिटीजनशिप बिल, मतलब हमें सिटीजनशिप से रिलेटेड जो भी चीज़ें कुछ डालनी नहीं, तो उस बिल को उठाना है, उसको पार्लियामेंट में लेके आना है और उसमें वो चीज़ें ऐड कर दी नई जो नहीं डालनी या पुरानी कुछ हटानी, तो इसको काफ़ी बार अमेंड किया गया है। तो फिलहाल हमारे देश में सिटीजनशिप से सारा जो कांड चल रहा है वो किससे अंदर चल रहा है, वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत चल रहा है। तो फिर आप बोल रहे होंगे तो भाई साहब ये तो ठीक है 1955, पर आपके सामने अभी एक क्वेश्चन आया होगा कि 1955 के बाद तो हमें समझ आ रही है सारी चीज़ें कि ये बिल है इसके अंदर आ रहा है सारा, बट हमें जब आज़ादी हुई थी तब फिर सिटीजनशिप कैसे दी गई थी? हमें तो आज़ादी, हमने तो सुना है 1947 में आज़ादी मिली, तो फिर 47 से लेकर 7-8 साल ये काम कैसे चला? तो फिर ये इसके तहत चला। तो ये जो आर्टिकल हैं सारे, बाकी देखो ये पहला, ये देखो पहला मतलब 5, 6, 7, 8 ये जो आर्टिकल है ना, इसके अंदर ही बोला गया था उस टाइम पे, मतलब उस टाइम कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का गठन हुआ था 1946 में, जिसकी पहली मीटिंग थी 9 दिसंबर को। अब 1946 को कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का गठन हुआ, 47 में हम आज़ाद हुए। अब उस टाइम पे पार्लियामेंट में बिल तो ला नहीं सकते क्योंकि पार्लियामेंट ही नहीं थी उस टाइम पे, उस टाइम तो कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं बना था, तो बिल क्या होता है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, वो तो उस टाइम बनाया नहीं था। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं इन्होंने बोला तब तक समझ रहेगा परमानेंट जुगाड़, तो जुगाड़ ये करेंगे कि हम एक डायरेक्ट आर्टिकल में लिख देंगे कि किसको हम सिटीजनशिप देने वाले या किसको नहीं देने वाले। तो ये जो है ना ये 4 आर्टिकल, ये 4 आर्टिकल में यही लिखा है कि सिटीजनशिप कैसे देंगे, कहाँ तक 1955 से पहले जो था उसमें हम सिटीजनशिप कैसे देंगे, 47 से लेकर 57 तक जो लोगों को सिटीजनशिप दी गई है तो वो इस 4 आर्टिकल के तहत दी गई। अब समझ गए ना, अभी हमें वहाँ क्लियर होना चाहिए हमारा, हमें ये पढ़ना क्यों है पहले 4 आर्टिकल। तो ये देखते हैं एक बार, देखो सबसे पहले क्या है आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 बोलता है कि जो लोग यहाँ के ऑर्डिनरी सिटीजन हैं, मतलब जिनके पास डोमिसाइल रेसिडेंट यहाँ की जो इंडिया की है उनको हम सिटीजनशिप देंगे। ये 47 के बाद वाली बात चल रही है, 55 से पहले वाली सिटीजनशिप वाली। तो यहाँ पे पहली चीज़ तो उनको सिटीजनशिप दी जाएंगी जो यहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट जिनके पास डोमिसाइल है, इनको दी जाएंगी। दूसरा क्या है, ऐसे लोग को सिटीजनशिप दी जाएंगी जो कि जैसे पार्टीशन हुआ था, पार्टीशन के बाद जो लोग इंडिया माइग्रेट हुए थे पाकिस्तान से जो उन्होंने इंडिया को चूज़ किया था पाकिस्तान और इंडिया में, और इंडिया में आए थे कब, ये 19 जुलाई 1948 के बाद वो इंडिया में आए थे, तो उनको भी सिटीजनशिप दी जाएंगे आर्टिकल 6 के तहत। आर्टिकल 7 क्या बोलते हैं, शुरू में जब हम डिवाइड हुए तो शुरू में जो लोग पाकिस्तान के जो तरफ जिनका झुकाव रहा, जो पाकिस्तान में जाके रहने लगे, पर बाद में उनको पता चला कि भाई साहब फर्स्ट लव इज़ द फर्स्ट लव, इंडिया इज़ इंडिया, तो वापस वो इंडिया चले आए। तो आर्टिकल 7 में उन लोगों को सिटीजनशिप दी जाएंगी जो लोग पहले पार्टीशन के बाद इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे पर बाद में वापस इंडिया में आ गए थे। और कब आए थे वो, आफ्टर 1 मार्च 1947 में जो वो वापस आ गए थे, तो उनको भी सिटीजनशिप दी जाएंगी अंडर आर्टिकल 7। आर्टिकल 8 बोला जाता है कि राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ पर्सन ऑफ ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया।
तो ये जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है ना, जो जिसका जैसे एक तो इंडिया में बर्थ हुआ है या इसके डिसेंडेंट है लिविंग आउटसाइड, ऐसे जो लोग हैं ना, इनको आर्टिकल 8 के तहत सिटीजनशिप देंगे। समझ गए? तो 1955 तक सारा सिटीजनशिप का जो चल रहा था वो सारा का सारा कारनामा इन 4 आर्टिकल से चल रहा था। समझ गए? अब आर्टिकल 9 क्या बोलता है? आर्टिकल 9 उस टाइम पे देखो, ये तो आर्टिकल देने की बात कर रहे थे, मतलब एक्वाइशन ऑफ सिटीजनशिप। आप सिटीजनशिप को कैसे एक्वायर कर सकते हैं, ये आर्टिकल 5 to 8 बोलता है 1947 के बाद टू 1950 के बीच में। बट उस टाइम पे टर्मिनेशन का क्या क्लॉज था? तो टर्मिनेशन का ये था कि आर्टिकल 19 बोलता है जो भी आदमी, अगर किसी ने वॉलंटरी, एक आदमी ऐसा है जिसने वॉलंटरी इंडिया की सिटीजनशिप तो उसके पास है, पर उसने किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप ले ली, तो अपने आप उसकी वॉलंटरी इंडिया की सिटीजनशिप है ना, वो खत्म हो जाएगी। समझ गए? ये बोलता है आर्टिकल 9। तो उसके बाद कहाँ गए वो? हाँ, अरे सिटीजनशिप, हाँ, उसके बाद देखो यहाँ पे आर्टिकल 10 क्या बोलता है? आर्टिकल 10 बोलता है कि जो भी, देखो अभी आपने आर्टिकल 5 से लेके कितना, 5, 6, 7, 8 और 9 ये देख लिया हमने। ये कौन से हैं? डोमिसाइल विद इंडिया। ये कौन से हैं? पाकिस्तान से इंडिया आए हुए। ये कौन से? इंडिया से पाकिस्तान गए पर वापस पाकिस्तान से इंडिया आए। और ये कौन से? ये पी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इन लोग को जो हमने सिटीजनशिप दी यहाँ तक। और 9 कौन बोल रहा है? 9 बोल रहा है कि अगर ज़्यादा स्मार्ट खेले, दूसरे देश की सिटीजनशिप ले ली, तो इंडिया की अपने आप खत्म हो जाएगी। यहाँ तक देख लिया हमने। तो अब देखो आर्टिकल 10 क्या बोलता है? आर्टिकल 10 बोलता है कि आपने जो भी सिटीजनशिप ली, आर्टिकल 5 से लेकर 10 में, इसमें इसके तहत आपने जो भी सिटीजनशिप ली वो आपकी ख़त्म नहीं होगी। बस क्या उसमें एक बात शर्त, एक शर्त रखी गई उसमें, जब तक पार्लियामेंट उसमें कोई रूल ना बनाया जाए। मतलब आपकी जो कंटिन्यूएशन ऑफ राइट ऑफ सिटीजनशिप लिखा गया है आर्टिकल 10 में, इसमें बोला गया है कि आर्टिकल 5 से लेकर 10 में उस रूल के तहत अगर कोई भी आदमी सिटीजनशिप लेता है तो उसकी सिटीजनशिप खत्म नहीं हो जाएगी। मतलब कोई लॉ से उसकी सिटीजनशिप बिल्कुल खत्म नहीं होगी। बस अगर पार्लियामेंट कुछ लॉ नहीं लेके आए और उस लॉ में अगर पार्लियामेंट कुछ नहीं डाले ऐसा कि ये आदमी, जैसे कि ये देश है जो हमारा दुश्मन देश है, कल इसका जो आदमी, मतलब कोई आदमी अगर उधर जाकर रहता है 2 साल, तो उसकी सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी। अगर ऐसे लॉ लेके आती पार्लियामेंट, ऐसा आ नहीं सकती, वो बता रहा हूँ जैसे एग्जाम्पल, तो फिर उसकी सिटीजनशिप खत्म हो जा सकती। बट वो चीज़ यहाँ पे लिखी क्या? अगर पार्लियामेंट का लॉ लाती कि अगर कोई आदमी पाकिस्तान में जाकर रहता है 2 साल, वापस आता है तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी। तो ये चीज़ तो इसमें लिखी नहीं ना। तो ये इसका मतलब क्या है? आर्टिकल 10 बोल रहा है कि जब ये जो लॉ है ना, इसके अकॉर्डिंग आपकी सिटीजनशिप खत्म नहीं होगी। बस अगर पार्लियामेंट कोई अलग से लॉ लेके आए अंडर आर्टिकल 11, तो फिर आपकी सिटीजनशिप खत्म हो सकती है। समझ गए? तो अभी जो एग्जांपल दिया ऐसा हो नहीं सकता। मैं जस्ट एग्जांपल आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बता रहा था। तो यहाँ तक आर्टिकल 10। और आर्टिकल 11 क्या बोलता है? आर्टिकल 11 तो आपको पता है, आर्टिकल 11 बोलता है कि पार्लियामेंट जो है उसके पास पावर है सिटीजनशिप को रेगुलेट करने के लिए, वो एक लॉ लेके आ सकता है और उसके आधार से वो पूरे देश की सिटीजनशिप है, उसकी जो टर्मिनेशन और एक्वेशन की जो क्लॉज है, उसको मेथड से उसको रेगुलेट कर सकता है। तो इसी हिसाब से, इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमारे पार्लियामेंट में सिटीजनशिप एक्ट 1955 आया था 1955 में। तो उसके बाद उसी से सारा चल रहा है अब तक सिटीजनशिप का रेगुलेशन। और उसी को अगर कुछ चेंजेस करने तो उसी को उठाया जाता है, उसको चेंज किया जाता है, अमेंड किया जाता है। समझ गए आप? तो यह तक हमने देखा था 6 नंबर का चैप्टर सिटीजनशिप। अब हमारा आर्टिकल कहाँ से 1 से लेकर 11 तक हो गए ना। 1 से लेकर 5 पहले देखे 4 और अभी 5 से लेकर 11, तो हमारे 1 से लेकर 11 आर्टिकल हो गए। अब आगे देखते हैं। अभी अगला जो चैप्टर है ना, इसका नाम है फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स जो है, अब ये है हमारा 7 नंबर का चैप्टर। और इसमें कितने आर्टिकल है? इसमें 12 से लेकर 35 आर्टिकल है। समझ गए आप? तो चलो इसको देखते हैं। अब ये जो चैप्टर है ना फंडामेंटल राइट, जिसमें हमें 12 से लेकर 35 आर्टिकल देखने हैं, उसमें ना थोड़ा झोल है आर्टिकल्स में। झोल मतलब क्या? झोल मतलब ऐसा अलग झोल नहीं, झोल ऐसा कि देखो ये फंडामेंटल राइट्स है, इसमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए कितने? 7 ओरिजिनली 7 थे, अब 6 है। समझ रहे? ये जो है ना राइट टू प्रॉपर्टी 31 आर्टिकल, ये हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि ये डिलीट कर दिया है। इसको बाद में 44 अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1946 में इसको आर्टिकल 300A में डाला गया है, तो इसको हमें नहीं पढ़ना है राइट टू प्रॉपर्टी को। तो हमें कौन से पढ़ना है? ये 4, 5 और एक 6 वाला, ये 6 आर्टिकल है। तो अभी ये मैंने बताया जैसे 6 आर्टिकल्स जो फंडामेंटल राइट्स है ना, उसके अंदर जो आर्टिकल आते हैं ना, वो आता है आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 32 तक। समझ गया आप? तो इसमें झोल क्या है? तो ये चैप्टर में झोल ऐसा है कि इससे पहले हमें आर्टिकल 12 और 13 ये भी पढ़ना है, और उसके बाद आर्टिकल 33, 34 और 35 ये भी पढ़ना है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है कि फंडामेंटल राइट जो चैप्टर है उसमें आर्टिकल आते हैं 12 से लेकर 35, 12 से लेकर 35 आते हैं टेक्निकली। पर अगर देखा जाए तो जुगाड़ ऐसा है इसमें कि 14 से लेकर 32 तो कहीं सिर्फ फंडामेंटल राइट्स है, बाकी जो 12 और 13 ये फंडामेंटल राइट नहीं, ये फंडामेंटल राइट चैप्टर से रिलेटेड चीज़ है, जैसे कि आपको वो पढ़नी पड़ेगी तभी आपको फंडामेंटल राइट क्या वो पता चलेगा। और आगे 33, 34, 35 ये जो हमारे आर्म फोर्सेस हैं उनके फंडामेंटल राइट से रिलेटेड चीज़ें,
पर उसमें तो लिखा है कि उनको फंडामेंटल राइट नहीं देना है, समझ रहे। तो इसका मतलब टेक्निकली 14 से 32 या आर्टिकल फंडामेंटल राइट के, पर पूरा चैप्टर अगर हमें पढ़ना है तो उसमें से आते हैं 12 से लेकर 35 तक, समझ गए, यही जोड़ था। तो चालू करते हैं। अब सबसे शुरू में हम 12 नंबर देखेंगे, उसके बाद 13, उसके बाद ये चालू कर देंगे यहाँ से राइट टू इक्वलिटी, फिर उसमें ऐसा देखेंगे, फिर समझ गए आप। चलो फिर कर देखते हैं। अब आर्टिकल 12, आर्टिकल 12 क्या एक्सप्लेन करता है? आर्टिकल 12 स्टेट को एक्सप्लेन करता है। स्टेट को एक्सप्लेन करता है मतलब क्या करता है? देखो स्टेट की डेफिनेशन हम देखते हैं कि स्टेट ऐसा करेगा, स्टेट वैसा करेगा। अभी हमारे अगर देश में अगर स्टेट की बात करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि जैसे ये स्टेट्स है दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, तो इसके बारे में बात कर रहे होंगे। पर कुछ कुछ क्या होता है, इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, वहाँ पे जो मीटिंग्स होती है या बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, वहाँ पे बड़े बड़े देश पार्टिसिपेट करते हैं, तो वहाँ पे भी बोला जाता है कि जो स्टेट्स है, इंडिया स्टेट ने ऐसा बोला, पाकिस्तान स्टेट ने ऐसा बोला, पाकिस्तान डेड स्टेट है, समझ गए। तो डेड स्टेट मतलब ऐसा स्टेट जहाँ पे पूरा इकोनॉमी कुछ नहीं, वो खत्म होने वाला है, ऐसी चीज़ बोला जाती है पाकिस्तान के बारे में। तो ये जो स्टेट है ना, ये फिर देश के लिए भी वहाँ पे यूज़ होता है। इसका मतलब हमें ये चीज़ तो पता चल गई कन्फर्म कि स्टेट मतलब सिर्फ हमारा जो स्टेट होते हैं, ये प्रोविंस, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, वो स्टेट में स्टेट की चीज़ जो स्टेट, ये जो वर्ड है ये अलग चीज़ों के लिए भी यूज़ किया जाता है, इतना तो हमें पता चल गया है। तो फिर ऐसे कौन सी चीज़ों के लिए ये स्टेट वर्ड यूज़ किया जाता है, तो ये आर्टिकल 12 में लिखा गया है। तो आर्टिकल 12 क्या बोलता है? एनी अथॉरिटी, ऐसी कोई भी अथॉरिटी अंडर गवर्नमेंट के अंडर ऐसे कोई भी अथॉरिटी, वो जो ऐसे पोजीशन पे जो कि डिसीजन ले सकती है, डिसीजन इंप्लीमेंट कर सकती है जो कि लोगों को इफेक्ट करेगा। मतलब ऐसी अथॉरिटी जो डिसीजन लेने के और डिसीजन को इंप्लीमेंट एग्जीक्यूट करने के काबिलियत रखती है, जो कि लोगों की लाइफ को इफेक्ट करता है, समझ गए। तो हमारे देश में स्टेट क्या क्या है? एक तो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद पार्लियामेंट, उसके बाद हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स और उनकी स्टेट लेजिस्लेचर जो है विधानसभा, वो, उसके बाद ऑल लोकल अथॉरिटीज़ जैसे कि म्यूनसिपैलिटी, पंचायत राज सिस्टम, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ये सारे के सारे भी क्या है? ये स्टेट, इसको भी स्टेट बोल सकते हैं क्योंकि इनके पास भी पावर है। उसके बाद क्या? अदर स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। तो स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब ऐसी बॉडी जो पार्लियामेंट में बिल ला के पास की गई, मतलब जिसके लिए पार्लियामेंट में बिल लाया गया है और उसके बाद उसको एक्ट बना के उसमें वो बॉडी बना गई। और उसके बाद नॉन स्टैट्यूटरी मतलब ऐसी बॉडी जैसे नीति आयोग, जो कि अभी स्टैट्यूटरी मतलब LIC एक्ट आया पार्लियामेंट में 1955 में, उसके अकॉर्डिंग ये LIC बॉडी बनी। उसके बाद नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब ऐसी बॉडी जो कि पार्लियामेंट में बिल ला के पारित करके उसको बॉडी नहीं बनाया गया है, तो वो डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव डिसीजन से ली गई, जैसे कि अभी नीति आयोग, ये मोदी जी ने डायरेक्ट बनाई है, इसके लिए कोई बिल नहीं आया है। तो ये बॉडी, अब जैसे नीति आयोग के पास भी पावर है, नीति आयोग बोल सकता है कि जैसे नीति आयोग है ना, एक लिस्ट को पब्लिश करता है, हेल्थ लिस्ट जो होती है ना, हमारे देश में हेल्थ की सिचुएशन क्या है, तो ये स्टेट को ऑर्डर देता है, भाई साहब आपके देश स्टेट में हेल्थ की कंडीशन क्या है, हमें भेज दो। तो फिर इसके पास भी पावर है ना, तो नीति आयोग क्या है? वो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, पर उसके पास भी पावर है। तो ये हमने देखा था आर्टिकल 12 में, जो कि है स्टेट। उसके बाद आर्टिकल 13। अब देखो आर्टिकल 13 क्या बोलता है? अब ये जो फंडामेंटल राइट जो चैप्टर हम देख रहे हैं ना, तो फंडामेंटल राइट्स क्या है? उसमें बोला गया है कि ये जो राइट्स है ये बेसिक राइट्स है जो कि सिटीजन को दिए गए। और ये क्या है? फंडामेंटल राइट इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि फंडामेंटल राइट जो है ना वो जस्टिसेबल है। जस्टिसेबल मतलब इनके वायलेशन पे कोई भी आदमी कोर्ट में जा सकता है। तो आर्टिकल 13 वही एक्सप्लेन करता है, वो एक्सप्लेन करता है डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू मीन्स क्या? वो बोलता है कि स्टेट अगर कोई भी डिसीजन ले जो कि फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है किसी सिटीजन की, तो उस पर क्या हो जाता है? उसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। तो वही बोलता है जुडिशियल रिव्यू मतलब क्या? जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं वो उस डिसीजन को जो फंडामेंटल राइट को चाहे वायलेट कर रहा है, और फिर उसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है, उसको खारिज कर सकती है। समझ गए? उसमें लिखा है देखो, और लॉज, ऐसे कोई भी लॉज अगर वो फंडामेंटल राइट से मतभेद रखते हैं तो उसका जुडिशियल रिव्यू होगा, समझ रहे? और उसी को बोल जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। और जो जुडिशियल रिव्यू होगा वो आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट ही, अगर सुप्रीम कोर्ट को अगर किसी का फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो वो मैटर अगर सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 ये उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड बोल सकती है। मतलब असंवैधानिक और इनवैलिड मतलब ये काम अब नहीं कर सकते, वैलिड नहीं आज से, ऐसा डिसीजन दे सकते। तो ये जो चीज़ है ना जुडिशरी की, फंडामेंटल राइट को वायलेट होने के बाद उसमें कूदने की और उसको रिव्यू करने को, उस एक्ट को, उसको बोलते डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। समझ गए? जुडिशियल रिव्यू वर्ड जो है ना वो मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, बाय द वे। तो ये था आर्टिकल 13। हमने देखा आर्टिकल 12 जो स्टेट को एक्सप्लेन करता है। 13 है ये बोलता है कि जुडिशियल रिव्यू जो है, कोई भी अगर आर्टिकल फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, कोई लॉ, आर्टिकल नहीं, कोई लॉ और एक्ट, तो उसमें जुडिशियल उसका रिव्यू कर सकती है और उसको खारिज कर सकती है। तो ये आता है डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू के डॉक्ट्रिन में, जो कि आर्टिकल 30 में एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद ये देखो यहाँ से चालू होता है फिर अभी फंडामेंटल राइट्स। पहला जो फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू इक्वलिटी। इसमें आते हैं आर्टिकल 14 और 14 से लेकर 18 तक। तो आर्टिकल 14 क्या है?
आर्टिकल 14 बोलता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका मतलब है सारे जो लोग हैं देश के सिटीजन, ये लॉ के सामने सब इक्वल है। कोई लॉ के सामने कोई अंबानी नहीं और कोई आम आदमी नहीं, सब लोग एक जैसे। अगर कोई सेम सज़ा करेगा तो सबको इक्वल सज़ा पे, सॉरी इक्वल जो ऑफेंस है उस पर इक्वल सज़ा होगी। ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा पैसा वैसा ये देख के। उसके बाद आर्टिकल 15 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, हमें भेदभाव को रोकना है, प्रोहिबिट करना है भेदभाव को। कौन से ग्राउंड पे? ऑन द ग्राउंड ऑफ, ओनली क्या है उसमें लिखा गया है, रिलीजन, धर्म, रेस मतलब ये काला गोरा, ये कास्ट जात, सेक्स जेंडर मतलब मेल फीमेल, एंड प्लेस ऑफ बर्थ मतलब कहाँ जन्मा हुआ है। तो इन आधार पे हम किसी भी आदमी को से भेदभाव नहीं कर सकते। अगर ऐसा करेंगे फिर जेल में डाके पेला जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 16 क्या बोलता है? वो बोलता है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जो गवर्नमेंट जॉब है उसमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। पर उसमें कुछ एक्सेप्शन दिए गए, जैसे SC/ST। अब SC/ST को एक्सेप्शन है, मतलब उनको क्या है, OBC भी, उनको रिजर्वेशन दिया गया है। तो रिजर्वेशन जो है हमारे देश में जो रिजर्वेशन दिया गया है वो आर्टिकल 16 के द्वारा दिया गया है। इसमें मैंने एक पूरा अलग वीडियो बनाया रिजर्वेशन का, अगर आपने देखा नहीं हो आप जाके देखो। तो ये जो है आर्टिकल 16 इसके अंदर आता है, SC/ST को एक्सेप्शन दिया गया है। उसमें जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है मतलब गवर्नमेंट जॉब, उसको सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये उसमें लिखा गया है। उसके बाद आर्टिकल 17 बोलता है अनटचेबिलिटी, मतलब वो बोलता है कि हमारे देश में जो छुआछूत है, मतलब जो पहले जो थी इंडिपेंडेंस के पहले, उसको अबॉलिशन करने के लिए और उसकी प्रैक्टिस को अबॉलिशन करने के लिए आर्टिकल 17 बोला जाता है। अगर इसको वायलेट करोगे तो उसमें एक एक्ट भी बना था शुरू में, अनटचेबिलिटी एक्ट 1955। उसके बाद उसको 1976 में उसको अमेंड भी किया गया, अब उसका नाम है सिविल राइट एक्ट। तो उसमें सारा लिखा गया है कि अगर कोई अनटचेबिलिटी करता है तो उसको क्या सजा देगी, उसमें क्या फाइन मारा जाएगा। तो ये आर्टिकल 17 बोलता है कि अनटचेबिलिटी को हमें अबॉलिश करना है, खत्म करना है और उसकी प्रैक्टिस को भी खत्म करना है। उसके बाद आर्टिकल 18 बोलता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक। वो बोलता है कि जैसे शुरू में सरदार महात्मा ये जो टाइटल दिए जाते थे, समझ गए, इंडिपेंडेंस से पहले, तो ये जैसे कि राजा भी टाइटल दिया जाता था, लोकमान्य भी टाइटल था। तो ये टाइटल को हम अबॉलिश करते हैं, ये टाइटल किसी को दिया नहीं जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं राइट टू इक्वलिटी, हमें सबको इक्वल प्लेटफॉर्म पे लेके आना है। तो किसी को पर्सनल टाइटल नहीं दिया जाएगा एक्सेप्ट मिलिट्री, मतलब मिलिट्री में जो बड़े बड़े झंडे गाड़ते हैं लोग, तो उनको मिलिट्री का वो टाइटल होता है। और एकेडमिक ये पद्म विभूषण ये जो टाइटल है ये वाले बस दिए जाएंगे, बाकी टाइटल्स किसी को दिए नहीं जाएंगे। समझ गए आप? तो ये था आर्टिकल 18। तो इस तरह से हमने राइट टू इक्वलिटी में आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक इस सारे के सारे आर्टिकल देख लिए। अब कहाँ तक आए हम? 1 से 18 हो गया। अब हमें आगे चलना है 19 से। अब देखो 19 से लेकर 22 तक ये आता है दूसरे फंडामेंटल राइट में, जो है राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम में आते हैं आर्टिकल 19, 20, 21 और 22, ये 4 आर्टिकल्स आते हैं। तो इसको हम एक बार देखते हैं। आर्टिकल 19 जो है ना, उसमें ना 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए, प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स। तो ये बोला 6 राइट्स दिए गए हर सिटीजन को, जिसको वो अपने आम मर्रा ज़िंदगी में यूज़ कर सकता है, और उसका प्रोटेक्शन उसको प्रोवाइड किया है वो 6 राइट्स से रिलेटेड। वो फंडामेंटल राइट्स के अंडर आते हैं। इसका मतलब उसका वायलेशन होता है तो आदमी कोर्ट में जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, हाई कोर्ट में जा सकता है। तो वो 6 राइट्स कौन से वो देखते हैं एक बार। यहाँ पे देखो इधर दिए हुए एक को फास्ट फॉरवर्ड देखते हैं। इसको हमने एक प्रीवियस लेक्चर जो था फंडामेंटल राइट वाला, उसमें हम एकदम डिटेल में देखा है, आप उधर जाके देख लो, ये हम रिवीजन कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप अपनी भावनाओं को बाहर ला सकते हैं बोल के, एक्सप्रेस करके, ओपिनियन बाय माउथ, राइटिंग, पेंटिंग, पिक्चर, इससे। दूसरा क्या है, फ्रीडम ऑफ असेंबली। आप जो है एक जगह गैदर हो सकते हैं, बस आपके पास कोई मतलब कोई हथियार नहीं होने चाहिए। तो फार्मर, लेबर, स्टूडेंट ये एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं। तीसरा था फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन। आप ग्रुप बना सकते हैं, बजरंग दल वो टाइप के आप ग्रुप बना सकते हो। कॉमन ऑब्जेक्टिव को लेके सारे लोग इकट्ठा के ग्रुप भी बना सकते हैं। ये भी आपको प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट के अंदर दिया गया है। उसके बाद क्या है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इन इंडिया। तो आपको इंडिया में कहीं भी जाके आपको रह सकते हो, घूम सकते हो। उसके बाद क्या है, बस कर्फ्यू नहीं लगा होना चाहिए, कर्फ्यू लगा होगा तो फिर पेले जाओगे। उसके बाद क्या है, फ्रीडम ऑफ रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो आप किसी भी इंडिया के किसी भी भाग में, मतलब किसी भी एरिया में जाके कहीं भी जाके आप वहाँ पे रह सकते हो, वहाँ पे रिसाइड सेटल हो सकते हो। उसके बाद 6 नंबर का क्या है, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस। आप जो चाहते हो वो वाला प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस वो भी कर सकते हो। तो समझ गए। तो इस तरह से ये जो 6 राइट है ना, ये आर्टिकल 19 में दिए गए। उसके बाद आर्टिकल 20 क्या बोलता है, एक बार आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये जो 6 राइट है ना, ये वाले फ्रीडम ऑफ स्पीच वाले, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो टाइप सारे इसमें ना कुछ लिमिटेशन है। मतलब आपको बोलने का हक दिया है, घूमने का हक दिया है, इसका मतलब कहीं भी जाकर रायता नहीं फैलाना है। उसमें कुछ लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन है कि जैसे कि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, स्टेट की सिक्योरिटी, मतलब देश की सिक्योरिटी धोखे में नहीं रहना चाहिए। हमारे जो फॉरेन जो कंट्रीज़ है, हमारे फॉरेन स्टेट के साथ जो हमारा फ्रेंडली रिलेशन है, उसको आपको वायलेट नहीं करना है। मतलब कुछ ऐसे देश के बारे में नहीं बोलना है गलत, जिसके साथ हमारे अच्छे रिलेशन है। उसके बाद पब्लिक ऑर्डर को आपको मेंटेन करना है, जो है मॉरलिटी उसको मेंटेन करना है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को नहीं करना है, किस कोर्ट ने कोई आदेश दिया है तो उसके खिलाफ आपको कुछ बोलना नहीं, अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हक दिया है फिर भी, क्यों नहीं तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा और अंदर ठुसे जाओगे। उसके बाद क्या, डिफेमेशन,
किसी की ऐसा नहीं वो गलत मतलब विदाउट प्रूफ किसी पे ये ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाना जिससे उसकी जो इमेज है वो ख़राब हो जाए, नहीं तो फिर आप पे डिफेमेशन का केस चलेगा। और जो इंसाइटमेंट्स मतलब ऐसे स्पीच देने उत्तेजनक भाषण नहीं देने, भड़काऊ भाषण नहीं देने। और उसके बाद क्या है, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी इंडिया की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ये हर्ट नहीं होनी चाहिए, ये भी आपको लिमिटेशन है, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। तो ये था आर्टिकल 19। आर्टिकल 20 क्या है, देखो यहाँ पे लिखा गया है, आर्टिकल 20 में क्या दिया गया था कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, मतलब कोई ऑफेंस कर आप कोई गलती करते हो, समझ रहे हैं, ऑफेंस मतलब क्या, कोई गलती करते हो और उसमें आपको कन्विक्शन होता है आपका, मतलब क्या, आप दोषी पाए जाते हो और किसी ऑफेंस में, फिर भी आपको कुछ प्रोटेक्शन मिले हुए फंडामेंटल राइट के तहत, मतलब आपने कोई गलती की और आपको उसके लिए कन्विक्शन होने वाला है, मतलब सज़ा होने वाली है, आप दोषी हो गए हो, तो सज़ा होने पनिशमेंट के टाइम भी आपको कुछ ना फ्रीडम ऑफ मतलब राइट दिए गए, राइट टू फ्रीडम में कुछ फ्रीडम के राइट्स दिए गए। वो क्या है, उसमें हमने देखे थे 3 टाइप के थे। सबसे पहले क्या था, नो एक्स पोस्टो लेजिस्लेशन। नो एक्स पोस्टो लेजिस्लेशन में क्या था, जैसे आपने अगर कोई सज़ा की, आपने कोई मतलब ऑफेंस किया है, तो आप एक्यूज हो किसी चीज़ के लिए, बाद में आप ना कन्विक्टेड हो चुके हो, आपको सेंटेंस होने वाला है, मतलब सज़ा होने वाली, बट आपको सज़ा उसी लॉ के हिसाब से होंगी। जिस दिन आप अरेस्ट हुए ना, उस दिन तक उस सज़ा के लिए जो लॉ बना हुआ था उसी के अकॉर्डिंग आपको सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं कि आपको आज अरेस्ट किया और 2 साल बाद आपको सज़ा देने वाले, पर बीच में एक लॉ आया और वो लॉ उस जो ये था मतलब क्राइम था जो आपने किया था उससे रिलेटेड आया और उसमें पहले सज़ा कम थी और बाद में बढ़ाई गई और फिर आपको बढ़ी हुई सज़ा नहीं मिल सकती, आपको उसी टाइम पे सज़ा उसी हिसाब से सज़ा मिलेगी, उसी लॉ के हिसाब से जो उस दिन तक प्रेजेंट था जिस दिन आप अरेस्ट हुए। तो ये आता है नो एक्स फैक्टो लेजिस्लेशन। उसके बाद हमने देखा था नो डबल जेओपार्डी। नो जेओपार्डी मतलब क्या कि एक आदमी को एक ही क्राइम के लिए डबल सज़ा नहीं मिल सकती, समझ रहे हैं। उसके बाद तीसरा था नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन। नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन मतलब क्या, एक आदमी अपने खिलाफ मतलब विटनेस नहीं बन सकता, ये खुद के खिलाफ खुद विटनेस नहीं बन सकता, मतलब ये नहीं बोल सकता कि देखो मैंने कोई क्राइम किया, या ये नहीं बोल सकता कि मैंने नहीं किया। तो ये था। उसके बाद आर्टिकल 21 में क्या बोला जाता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इसका मतलब क्या होता है कि देखो आपको ना ये लाइफ का प्रोटेक्शन मिलेगा, आपको लाइफ का प्रोटेक्शन मिलेगा, आपको पर्सनल लिबर्टी में मिलेगा, मतलब पर्सनल फ्रीडम भी मिलेगा, बस जो लॉ में प्रोसीजर एस्टेब्लिश की गई उसके खिलाफ जाके आपने काम नहीं करना है। इसका मतलब क्या, जैसे राइट टू प्राइवेसी, तो अगर राइट टू प्राइवेसी आपको मिल गया है आर्टिकल 21 में, बट आपके राइट टू प्राइवेसी की वजह से दूसरे की प्राइवेसी भंग नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर आपको स्पीकर लगा के गाने सुनने रूम में, तो आप स्पीकर लगा गाने सुन सकते हो, ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट है आपका, राइट टू प्राइवेसी के अंदर। पर आपने जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश लॉ है, अगर ऐसा भी लॉ बनाया गया है कि 10 बजे के बाद आपने बड़ी बड़ी आवाज़ में गाने नहीं सुनने, डीजे नहीं लगाने या स्पीकर नहीं लगाने, अगर ऐसा लॉ बना हुआ है तो आप तो बोलोगे मैंने तो स्पीकर लगा है मेरे रूम पे, मैं गाने सुन रहा हूँ, बट भाई साहब आप जो लॉ एस्टेब्लिश हुआ है उसको भी तो वायलेट कर रहे हो, तो ये नहीं करना है, समझ गए। तो आपको प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये मिला हुआ है आर्टिकल 21 के अंदर, बट आपने बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि लॉ जो एस्टेब्लिश हुआ है, लॉ प्रोसीजर ऑफ लॉ एस्टेब्लिश लॉ, उसको आपने वायलेट नहीं करना चाहिए, समझ गए। बाद में आर्टिकल 21 में और भी चीज़ ऐड की गई, जैसे कि पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट, ये भी आर्टिकल 21 में डाला गया है। सुप्रीम कोर्ट ने डाला था कि राइट टू लाइफ के अंडर ये चीज़ आती है। और जो राइट टू प्राइवेसी जो था, ये इसको ना फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया था 2017 में। एक केस आया था KS पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट इंडिया केस, मैंने आपको ये चीज़ बताई थी जब मैंने ये पढ़ाया था आपको डिटेल में। तो उसके तहत राइट टू प्राइवेसी भी क्या एक फंडामेंटल राइट है, और राइट टू प्राइवेसी के अंदर बाकी भी आर्टिकल आते हैं, जैसे कि आर्टिकल 14, आज राइट टू 14 है ना, 14 उसका 19 और 21, ये भी अगर आपको इसको देखोगे सही से तो ये भी राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड है आसपास। उसके बाद आर्टिकल 21 ये बाद में डाला गया, देखो जो आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 उसमें आर्टिकल 21 ये डाला गया था 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत, और इसको 2010 से लागू किया गया था। उसमें क्या लिखा है, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन। जो बच्चे हैं ना 6 साल से लेकर 14 साल तक, इनको फ्री एजुकेशन देना ये स्टेट की जिम्मेदारी है, ये भी फंडामेंटल राइट है। अगर ये नहीं मिलता तो कोर्ट में जाके वापस पेला जा सकता है गवर्नमेंट को। ये था आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 22 में क्या लिखा है, देखो उसमें लिखा गया कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। मतलब इसमें लिखा गया है कि कोई आदमी को अगर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किसी आदमी को अगर हम अरेस्ट कर रहे हैं तो उसको भी हम प्रोटेक्शन देंगे उसके खिलाफ। तो उसमें 2 चीज़ें हमने देखी थी, एक था पुनिटिव डिटेंशन और दूसरा था प्रिवेंटिव डिटेंशन। पुनिटिव डिटेंशन में क्या होता है, कोई आदमी क्राइम करता है तो कोई आदमी क्राइम करेगा तो उसको पुनिटिव डिटेंशन मतलब उस क्राइम के लिए अरेस्ट किया जाएगा, उसके कोर्ट में ट्रायल होगी, उसको सज़ा पनिशमेंट मिलेगी। और प्रिवेंटिव डिटेंशन मीन्स क्या, कोई आदमी क्राइम नहीं करता पर गवर्नमेंट को पता है कि ये साला बाहर अगर इसको रहेगा, जैसे गणपति उत्सव ये अगर बाहर रहेगा तो ये दारू पी के कहीं ना कहीं कांड कर देगा, इससे अच्छा प्रिवेंटिव, इसको पहले प्रिवेंट किया जाए, इस सिचुएशन को इसको अरेस्ट किया जाए।
तो इसमें ट्रायल नहीं होती, जैसे इसमें ट्रायल होती कोर्ट में, इसमें ट्रायल नहीं होती, इसमें बस उसको उठा के जेल में डाला जाता है। इसमें क्या होता है, पनिशमेंट मिलती, इसमें पनिशमेंट भी नहीं मिलती, बस उठा के बाद में वापस कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। तो अगर एक बार अगर उठा लिया जाए प्रिवेंटिव डिटेंशन के टाइम पे तो 3 महीने तक अंदर रखा जा सकता है। और बाद में अगर आपको इसको बढ़ाना है तो जो जज ऑफ हाईकोर्ट है उसमें एक एडवाइजरी बोर्ड होती है, उससे परमिशन लेनी पड़ेगी आपको। तो ये देखा था हमने आर्टिकल 22 में। तो इस तरह से हमने राइट टू फ्रीडम जो है उसके आर्टिकल 19 से लेकर 22 को वापस एक बार रिवाइज कर लिया। अब कहाँ तक आए हम, 1 से लेकर 22 तक हो गए। अब आगे देखना है हमें, तो आगे कहाँ है आर्टिकल 23 और 24, ये आता है राइट टू तीसरा जो फंडामेंटल राइट्स है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब आपका एक्सप्लॉयटेशन होने से बचने के लिए कुछ राइट दिए गए आपको कॉन्स्टिट्यूशन में, फंडामेंटल राइट्स। तो आते हैं आर्टिकल 23 और 24 के तहत। तो आर्टिकल 23 क्या है, 23 बोलता है कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। जो ह्यूमन बींग है उनका ट्रैफिकिंग मतलब क्या है, इलीगल यूज़ ऑफ ह्यूमन बींग। ट्रैफिकिंग का मतलब होता है इलीगल यूज़ ऑफ ह्यूमन बींग, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब क्या है, जैसे कि किसी को प्रोस्टिट्यूशन के लिए किसी महिला को आप ज़बरदस्ती कर रहे हो, क्या मतलब किसी को भीख मांगने के लिए कर रहे हो, या किसी को लेबर के लिए बिना उसकी मंजूरी उसको आप ढकेल रहे हो। तो अगर ऐसे ह्यूमन बींग एंड फोर्स लेबर इनका अगर ट्रैफिकिंग हो रहा है तो उसको प्रोहिबिशन करने के लिए आर्टिकल 23 में सारे प्रोविजन है। तो इसके तहत लॉ भी बनाए गए। तो पोस्को एक्ट आपने सुना होगा, पोस्को एक ऐप भी। तो चाइल्ड लेबर को अगर कोई मतलब चाइल्ड लेबर जो है या कोई लड़की उसको हरेस कोई कर रहा है तो उस ऐप पे जाकर आप कंप्लेंट कर सकते हो। तो पोस्को एक्ट बना था अंडर आर्टिकल 23 उसके तहत, समझ गए। तो आर्टिकल 23 ये बोलता है। आर्टिकल 24 क्या बोलता है, देखो उसमें क्या बोलता है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, मतलब ये जो पोस्ट एक्ट एक्चुअली 23 24 में बनाता है चिल्ड्रन का इधर ही। इसमें तो क्या है, इसमें सारे कॉमनली सारे आते हैं, पर 24 सिर्फ चिल्ड्रन के लिए। तो जो चिल्ड्रन है ना, ये चिल्ड्रन को आप फैक्ट्री में काम करने के लिए, मतलब चिल्ड्रन को आप फैक्ट्री में काम करने के लिए नहीं फोर्स कर सकते, समझ रहे। अगर कोई कंपनी चिल्ड्रन को रखती काम के लिए तो फिर उस पर केस हो सकते हैं और उसको प्यार से पेला जा सकता है कोर्ट में और जेल में। तो बाद में देखो इसमें कुछ एक्सेप्शन है जो कि स्पोर्ट, इंटरटेनमेंट और होम, इन कामों के लिए आप ले सकते हो, पर बाकी चीज़ों के लिए फैक्ट्री में आप बच्चों को नहीं डाल सकते। उसके बाद क्या था, ये हमने यहाँ तक तो देख लिया, कहाँ तक 24 तक। 25 ये 4 नंबर का जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसमें आता है 25 से लेकर 28 तक, इतने आर्टिकल्स आते हैं। तो इसको एक बार देखते हैं। जैसे कि आर्टिकल 25 क्या बोलता है, अगर आप किसी धर्म में आपका कंसाइंस मतलब फेथ है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, आपका जो अंतरात्मा है उधर से अगर आपको किसी धर्म के लिए आवाज़ आ रही तो उस धर्म को आप प्रोपेस कर सकते हो, मतलब उसको ये कर सकते हो, अपना सकते हो, उसकी प्रैक्टिस मतलब उसको रेगुलर जो है फॉलो कर सकते हो, और प्रोपेगेट उसका स्प्रेड भी कर सकते हो, मतलब वो फैला सकते हो, लोगों को बोल सकते हो धर्म बहुत अच्छा, आप भी अपना लो। बस उसमें कंडीशन है कि उसमें फोर्स कन्वर्जन नहीं होना चाहिए, मतलब कन पे टिप्पे घोड़ा रख के कन्वर्जन नहीं कराना है। अगर वो करोगे तो फिर पुलिस लेके उठा के लेके जाएंगे। तो ये था आर्टिकल 25। आप अपने धर्म को, आप उस किसी भी धर्म को आपको जो पसंद है उसको अपना सकते हो, उसको प्रैक्टिस कर सकते हो और उसको स्प्रेड कर सकते हो। ये है आर्टिकल किसमें 25 में। 26 क्या बोलता है, अब ये जो धर्म है ना, अलग अलग धर्म, वो अलग अलग धर्म अपना रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशन है, मतलब देखो फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, अपने धर्म के मैनेज अफेयर्स जो है, मतलब अपने धर्म से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, ये जो इंस्टीट्यूट है बड़े बड़े, मतलब रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, ये अपने अपने लेवल पे इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, समझ गए। मतलब जैसे कि रिलीजियस अफेयर है, वे इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, अपना पैसा मतलब समझ रहेगा। रिलीजियस जितने भी अफेयर है, धार्मिक अफेयर, ये स्कूल सब खोल सकते हैं, एस्टेब्लिश, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं अपने अपने लेवल पे। तो ये था आर्टिकल 26। आर्टिकल 27 क्या बोलता है, ये जो फ्रीडम ऑफ टैक्सेशन इन द प्रमोशन ऑफ रिलीजन, मतलब बड़ी बड़ी जो धार्मिक संस्था है ना, ये अपना जो प्रमोशन करना है इनको अपने धर्म का, तो उसके लिए इनको टैक्स नहीं देनी पड़ेगी। मतलब ये उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें करती है, जितना भी खर्चा आता है, उसको इनको गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना चाहिए। ये था आर्टिकल 27 में। और आर्टिकल 28 क्या बोलता है, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, मतलब ये बोलता है कि देखो जितने भी स्कूल है ना जो स्टेट फंड से चलते हैं, समझ, स्टेट फंड मतलब क्या, जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट वो पूरा फंड करती है उसको, उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते आप, किसी एक धर्म का इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। बट अगर कोई स्टेट है वो इसके अंदर चलता है, देखो ये रिलीजियस अफेयर जो है, मतलब आर्टिकल 26 के तहत कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन कोई संस्था खोलती है और वो अगर बच्चों को बोलती है कि आपको हमारा ये जो धर्म है इसको इससे रिलेटेड, मतलब जैसे जितने भी चीज़ें होंगी उससे रिलेटेड, वो अगर बोलती है कि आपको ये फॉलो करनी है तो ये फॉलो करनी पड़ेगी, समझ रहे। पर जो स्टेट फंडेड स्कूल है उसमें आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को नहीं डाल सकते, समझ रहेगा। उसमें आपको मतलब इसमें आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को अप्लाई नहीं कर सकते जहाँ पे पैसा गवर्नमेंट का स्कूल में, समझ गया। तो ये था राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक हमने आर्टिकल देख लिए। आगे चलते हैं, तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है। तो कल्चरल और एजुकेशनल राइट जो है वो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 या ये 2 आर्टिकल्स में आता है। तो ये क्या है एक बार देखते हैं। देखो आर्टिकल 29 क्या बोलता है, देखो इसमें 2 चीज़ें, एक तो क्या, राइट टू कंजर्व लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर, राइट टू कंजर्व लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर, आपको पूरा राइट आपकी लैंग्वेज जो है उसको अपना जो स्क्रिप्ट है, मतलब लिखा पढ़ी जो लैंग्वेज की वो, और आपका कल्चर,
इसको आपको कंजर्व करने का पूरा हक है। अगर आप अपनी लैंग्वेज को कंजर्व कर रहे हैं, कोई आपको अगर ये करने नहीं दे रहा है तो उसके खिलाफ कोर्ट में जाके वापस उसको पेला जा सकता है। तो वही, और आर्टिकल 19 और 29 में क्या बोल देता है कि ये ना बहुत रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक, ये दो टाइप के जो फ्रीडम है, देखो यहाँ पे रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक मतलब क्या, धार्मिक एंड ये लैंग्वेज वाली, भाषा वाले, ये जो माइनॉरिटी जो है इनको प्रोटेक्शन देता है। माइनॉरिटी मतलब ऐसे लोग जिनका जो पॉपुलेशन है वो टोटल पॉपुलेशन जो है उससे बहुत मतलब टोटल, अगर किसी देश में अगर 100 लोग रह रहे तो जो लोग 5, जिनकी पॉपुलेशन 5, 10, 2, 3, 4 ऐसे है ना, उनको बोला जाता है माइनॉरिटी। तो ये माइनॉरिटी जो है ना, माइनॉरिटी लोग ही, उनका रिलीजन, उनका धर्म और उनकी लैंग्वेज, इन दोनों को प्रोटेक्शन करने के लिए संविधान ने आर्टिकल 29 में बोला गया है। उसके बाद आर्टिकल 30 में बोला गया कि ये जो माइनॉरिटीज जिसकी हम बात करें, ये अपना खुद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं और उसको एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। जैसे कि मुस्लिम लोग हैं, ये मदरसा खोलते हैं, वो जो क्रिश्चियन लोग हैं उनका वो चर्च वाला, वो जो समझ रखा वो उनका खुद का एक स्कूल होता है। तो सारे जो माइनॉरिटी ना, उनके पास राइट टू एस्टेब्लिश एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ देयर चॉइस, उनका जो चॉइस है उनके हिसाब से वो लोग रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं और उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो ये था आर्टिकल 29, 23। तो इस तरह से हमने कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट देख लिए। अब हमारा जो 6 नंबर का राइट है और जो लास्ट फंडामेंटल राइट है वो था राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। समझ गई? अभी हमने कहाँ तक देखा था, देखो 30 तक देखा था और डायरेक्ट यहाँ पे कहाँ है 32 तक आए। तो 31 का गायब होगा भाई। 31 जो था ना वो था पहले राइट टू प्रॉपर्टी था, पर बाद में क्या हुआ, ये फंडामेंटल राइट था, मतलब इसके वायलेशन के पे लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे। तो हुआ क्या, ये जो लोग हैं जैसे कि कल कहीं यहाँ से रास्ता बनाना है, वहाँ लोगों की ज़मीन जा रही, तो गवर्नमेंट ने बोला हम आपको पैसे देते हैं, आप हमें ज़मीन दे दो। ये लोग दे ही नहीं रहे थे, फिर लोग डायरेक्ट फंडामेंटल राइट था, लोग उसको वायलेशन पे डायरेक्ट कोर्ट पे जाते थे, कोर्ट लगा देता था स्टे। तो भाई साहब डेवलपमेंट की काम ही रुक गए थे सारे के सारे। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने गेम खेला, गवर्नमेंट ने साला इसका फंडामेंटल राइट वाला स्टेटस ही उठा लिया, निकाल दिया। मतलब ये जो आर्टिकल है 31, इसका राइट टू प्रॉपर्टी, इसको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हटा गया, इसको कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा एक आर्टिकल है आर्टिकल 300 इसमें प्लेस कर दिया गया है। समझ गए? 44th अमेंडमेंट एक्ट 1946 के तहत। और उसका मतलब क्या, इसको वो वैसे वैसे बस उसको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह डाला और इसका फंडामेंटल राइट वाला जो स्टेटस है वो निकाल दिया। अब ये बस लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। तो इसके बाद हमारा जो आता है लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फंडामेंटल राइट, वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये आता है आर्टिकल 32 में। तो आर्टिकल 32 में वही बोला गया है जो हमने इससे पहले भी देखा था आर्टिकल 13 में। तो वो वही चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपके फंडामेंटल राइट का गारंटर है। मतलब आपके फंडामेंटल राइट सही से चल रही है क्या, उसका इन्फोर्समेंट सही से हो रहा है कि नहीं, ये काम जो है ये सुप्रीम कोर्ट के पास है। और अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आपको सुप्रीम कोर्ट, राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट ही, मतलब आपके पास सुप्रीम कोर्ट में जाने का हक है, आपके पास वो राइट है। आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो, और आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। अंडर आर्टिकल 32 आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, अंडर आर्टिकल 226 आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं आपका कॉन्स्टिट्यूशन राइट जो फंडामेंटल राइट है उसके लिए आप हक मांगने के लिए। तो देखो बस एक चीज़ उसमें कि जब हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी अनाउंस होती है, नेशनल इमरजेंसी जब अनाउंस होती है तो उसमें आर्टिकल 32 है ये सस्पेंड हो जाते हैं। प्रेसिडेंट क्या बोलता है, सस्पेंड मतलब क्या, ये काम नहीं करता। मतलब आपका अगर फंडामेंटल राइट वायलेशन होता है, वायलेट होता है आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते अंडर आर्टिकल 32 और 226। बट इसमें एक चीज़ बोली गई, इसमें चीज़ ऐसे बोली गई कि प्रेसिडेंट उसको टेम्पररी सस्पेंड कर सकता है, इसको लॉ बना के नहीं सस्पेंड कर सकता। मतलब उस पर लॉ बना के आज से ये होगा नहीं, ऐसा नहीं। जिस दिन इमरजेंसी हटी, दुर्घटना घटी, मतलब वापस फंडामेंटल राइट जो है वापस वो इनेबल हो जाएगा। समझ गया? तो इस तरह से हमने ये हमारा जो आर्टिकल है आर्टिकल 32 ये भी, इसको भी देख लिया, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ये भी हमने देख लिया। और या इस तरह से हमने हमारे जो फंडामेंटल राइट है टेक्निकली वो सारे कवर कर लिए। बट हमें फंडामेंटल चैप्टर में जो आर्टिकल्स देखने थे वो कितने थे, 12 से लेकर 35 तक। हमने 12 और 13 ये अलग से देख लिया, बाद में 14 से लेकर अब तक 32 तक ये टेक्निकली पार्ट थे, फंडामेंटल राइट के अंदर आर्टिकल्स थे, ये हमने देख लिए। वापस अलग से हमें जैसे 12 और 13 देखा था तो वैसे हमें 30, 33 और 35, 33, 34, 35 ये हमें अलग से देखने जो कि फंडामेंटल राइट चैप्टर में आते हैं, पर ये किसी फंडामेंटल राइट के अंदर नहीं आते। तो वो ये आर्म फोर्स एंड उससे रिलेटेड फंडामेंटल राइट्स वो देखते हैं। देखो आर्टिकल 33 क्या बोलता है, इसने ये बोलता है कि पार्लियामेंट को एम्पावर करता है, मतलब पार्लियामेंट को पावर देता है कि आप ना किस ये जो मेंबर है आर्म फोर्सेस, मिलिट्री, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसी जैसे IB, रॉ, NI और अदर रिलेटेड एजेंसीज, इन एजेंसी के जो लोग हैं उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको आप रिपील, उसको निकाल दे सकते हो ये लॉ बना के। ये पार्लियामेंट को हक दिया है किस आर्टिकल 33 के अंदर। समझ गए? ये जो आर्म फोर्सेस वाले लोग हैं इनके जो फंडामेंटल राइट है इनको क्योंकि ना फंडामेंटल राइट इसलिए उनके हटाने क्योंकि स्टेट की जो सिक्योरिटी और ये लोग अपना काम ठीक से करें, इसलिए इनके फंडामेंटल राइट को रिपील किया जा सकता है पार्लियामेंट द्वारा लॉ बना के। ये आर्टिकल 33 बोलता है। आर्टिकल 34 क्या बोलता है, आर्टिकल 34 बोलता है दिस प्रोवाइड फॉर रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स वही क्या है, मार्शल लॉ इन फोर्स इन एरिया इन टेरिटरी ऑफ कंट्री। मतलब जैसे देखो आर्म फोर्स
स्पेशल प्रोविजन एक्ट, ये एक एक्ट है। एक्ट वहाँ लगाया जाता है जहाँ पे जैसे अगर कोई स्टेट है वो डिस्टर्ब एरिया है, ऐसा डिस्टर्ब एरिया है जहाँ पे एंटी मतलब देश के खिलाफ कोई मूवमेंट हो रही, समझ रहे, टेररिस्ट लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, ऐसे बहुत बड़ा कांड चल रहा है उधर, तो इस उस जगह पे ना ये क्या कर देते हैं, हमारे जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, होम मिनिस्ट्री, वहाँ पे आसपा लगा देती है आर्म फोर्स स्पेशल प्रोविजन एक्ट। तो वहाँ पे जाके ना इनको राइट टू किल का हक मिल जाता है, किनको, मिलिट्री वालों को। वहाँ जाके ये कहीं भी कुछ भी कांड कर सकते हैं, कुछ भी तिकड़म कर सकते हैं। तो उस टाइम पे ऐसा जब लॉ इसमें होता है, मतलब इनफोर्स में होता है, लॉ ऐसा चल रहा है जिस टेरिटरी में, तो वहाँ पे जो आर्म फोर्स के लोग हैं ना, उनका जो फंडामेंटल राइट है उसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है आर्टिकल 34 के तहत। समझ गए आप? उन लोगों का भी शायद, हाँ उन लोगों का भी, क्योंकि उन लोगों को तो डायरेक्ट ठोका जा रहा है। मतलब इसका मतलब ये जो ऐसे मार्शल लॉ है ना, ये जब जिस टेरिटरी में, एनी टेरिटरी विद इन द टेरिटरी, मतलब ऐसे टेरिटरी में जिसको ना समझ डिस्टर्ब जोन डिक्लेयर किया जाता है, उसमें अगर कोई मार्शल इन फोर्स में मतलब उसको अप्लाई किया गया है, तो वहाँ पे लोगों का रूल, सारे के सारे वहाँ जितने लोग हैं उनका आर्टिकल 34 जो है, 34 के अंदर उनका फंडामेंटल राइट क्या हो जाता है, उसको ना सस्पेंड किया जा सकता है, उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। उसके बाद आर्टिकल 35, आर्टिकल 35 क्या बोलता है, देखो आर्टिकल 35 बोलता है पार्लियामेंट के पास पावर है, क्या क्या पावर है पार्लियामेंट के पास, तो पार्लियामेंट के पास पावर है टू गिव इफेक्ट टू सर्टेन स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट्स शैल ओनली वेस्ट इन पार्लियामेंट नॉट इन द स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड कोई भी आपको अमेंडमेंट लाना है, कोई चेंज करना है, कुछ चीज़ ऐड करनी, ये सारी जो पावर है ना, ये पार्लियामेंट के पास है, ये स्टेट लेजिस्लेचर ये चीज़ कर ही नहीं सकता। समझ गए? सारे के सारे पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। ये आर्टिकल 34 ना, इसमें जो मैंने बोला ना, वहाँ के जो लोग हैं, मतलब जो टेरिटरी ऑफ एरिया है, उसमें सारे के सारे लोग जो है, मतलब वो लोग भी और वहाँ के जो हमारे आर्म फोर्स के मेंबर, वो भी, सबका फंडामेंटल राइट को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। पर मुझे इसमें एक डाउट है, ये डाउट ऐसा है कि हमारे आर्म फोर्स के लोग, उनका तो किया जाता है, पर सारे के सारे लोग हैं ना, उनको तो नहीं किया होता, क्योंकि जो टेररिस्ट लोग हैं उनको तो टपका दिया सकता है। पर करा कोई गिल्टी, मतलब कोई ये इनोसेंट लोग हैं, उनको मार गया हमारी आर्मी, तो फिर उस पर उन पे कोर्ट मार्शल हो सकता है। तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो उसको मैं आपको देख के बताता हूँ। समझ गए? तो फिलहाल आर्टिकल 33 क्या है? आर्टिकल 33 बोलता है पार्लियामेंट के पास पावर है कि ये इन लोग के जो आर्म फोर्सेस, इतने जो लोग हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस, इंटेलिजेंस, पुलिस फोर्सेस, इनके फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, निकाल सकता है लॉ बना के। आर्टिकल 34 बोलता है कि अगर मार्शल लॉ अगर जब फोर्स में, तो उस टाइम पे वो टेरिटरी में, तो फिर वहाँ पे फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। आर्टिकल 35 क्या बोलता है? जो फंडामेंटल राइट्स जितने भी हमने देखा आर्टिकल 12 से लेकर अभी 35 तक, उसमें जो भी हमें चेंजेस करने, कुछ भी करना है, तो वो चीज़ सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है, स्टेट लेजिस्लेचर वो कर नहीं सकता। इसका मतलब कल मोदी कर सकता है, जो उद्धव ठाकरे, वो फंडामेंटल राइट को चेंज नहीं कर सकता। समझ गए? तो इस तरह से हमने जो आर्टिकल कहाँ से लेके चल रहा था, हमारा कारवा चल रहा था 1 से लेकर 35 तक, 1 से लेकर 35 तक सारे आर्टिकल्स को हमने रिवाइज कर लिया है। आगे चलते हैं, जो हमारा प्रीवियस चैप्टर था DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके अंदर हमने आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक ये सारे आर्टिकल देखने। समझ गया? तो ये कितने नंबर का? 8 नंबर का चैप्टर होगा DPSP। तो इसको अंदर हमें 36 से लेकर 51 तक आर्टिकल्स देखने। तो चलो इसको देखते हैं। देखो आर्टिकल 36, आर्टिकल 36 क्या बोलता है? ये बोलता है, डिफाइन करता है स्टेट को। सबसे पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है, मैं आपको DPSP एक बार बता देता हूँ। फंडामेंटल राइट क्या है? हर एक इंडिविजुअल है ना, उसको फंडामेंटल राइट है, मतलब ये बेसिक राइट्स दिए गए उसके पास कि आपको ये चीज़ करनी, आपको संविधान, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो ये राइट्स देता है, और उसको वायलेट होता है तो आप वो कोर्ट में जाके, वो जस्टिसेबल, मतलब कोर्ट में जाके उसके खिलाफ वो कुछ याचिका डाल सकता है, पिटिशन डाल सकता है। DPSP क्या बताएगा? DPSP मतलब गवर्नमेंट को जो काम करने ना, तो उसके लिए उन्होंने कुछ प्रिंसिपल, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रिंसिपल दिए गए, उनको बोला गया है, उसमें लिखा गया है कि अगर जब स्टेट है वो लोगों की वेलफेयर के लिए, लोगों की भलाई के लिए जो भी काम कर रहा है, तो उसको इस प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए वो काम करना है। पर ये नॉन जस्टिसेबल, मतलब ये कोर्ट में नहीं जा सकते इसका वायलेशन होने पे, DPSP का वायलेशन होने पे। तो ये DPSP। तो DPSP में आर्टिकल आते हैं 36 से लेकर 51 तक। तो शुरुआत करते हैं आर्टिकल 36। आर्टिकल 36 क्या बोलता है? स्टेट। तो स्टेट मतलब अभी जो मैंने शुरू में एकदम फंडामेंटल राइट का जब चैप्टर चालू हुआ था, उसमें 12 जो देखा था ना, फंडामेंटल राइट के कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट है, वो उसमें जो आर्टिकल 12 है ना, वही जो डेफिनेशन बोलती है सेम की स्टेट की, वही सेम डेफिनेशन इसमें। आर्टिकल 36 में मतलब क्या? ऐसी अथॉरिटी जो गवर्नमेंट के अंडर आती है, जिसके बाद डिसीजन लेने का और डिसीजन इंप्लीमेंट करने का पावर हो, उसको बोला जाता है स्टेट। तो आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36 ये सेम है। याद है फंडामेंटल राइट पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और DPSP जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आता है। उसके बाद आर्टिकल 37, आर्टिकल 37 क्या बोलता है? एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स कंटेन इन दिस पार्ट। इसका बोलना है कि ये जो DPSP में जितने भी एप्लीकेशन है, वो सारे के सारे ना, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ स्टेट, से स्टेट की ड्यूटी टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन मेकिंग ऑफ लॉ बनाते टाइम, ये स्टेट की ड्यूटी, मतलब भले वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये इनकी ड्यूटी कि वो लॉ बनाते टाइम ये जो प्रिंसिपल या एप्लीकेशन है, इनको ध्यान में रख के लॉ बनाया जाए।
और आर्टिकल 37 और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता है, ये बोलता है नॉन जस्टिसेबिलिटी ऑफ डीपीएसपी। मतलब इनका बोलना है कि अगर ये चीज़ें, ये जो ड्यूटी स्टेट की कि लॉ बनाते टाइम ये जो प्रिंसिपल है और एप्लीकेशन है इनको फॉलो करना है, अगर ये चीज़ें ये फॉलो भी नहीं करते तो कोई आदमी कोर्ट में जाके इनके खिलाफ पिटीशन नहीं डाल सकता। इसका मतलब ये कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं हो सकता, ये नॉन जस्टिसेबल है, ये बोलता है आर्टिकल 37। आगे आर्टिकल 38, आर्टिकल 38 क्या बोलता है, ये बोलता है स्टेट कैन प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग फॉलोइंग थिंग्स। देखो स्टेट जो है मतलब कोई नेशन हो या स्टेट, मतलब नेशनल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, ये लोगों के हित जो है, लोगों की भलाई के काम कर सकते हैं बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग, सिक्योर करके और प्रोटेक्ट करके, क्या सिक्योर करके और क्या प्रोटेक्ट करके, जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस जो है मतलब सामाजिक आर्थिक एंड राजकीय जो न्याय समझने का जस्ट इंसाफ है, ये इंसाफ को सिक्योर करके एंड प्रोटेक्ट करके जो हमारा स्टेट है वो लोगों का वेलफेयर कर सकता है, ये बोला गया आर्टिकल 38 में। तो आर्टिकल 38 जो है ना ये की स्टोन और कोर ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, समझ गए, क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बोली गई है कि जो भी वेलफेयर लोगों की भलाई के लिए जो भी काम करना है स्टेट को, उसमें स्टेट को लोगों का सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस जो है इसको ध्यान में रख के, सोशल ऑर्डर, ये जो सोशल ऑर्डर है इसको ध्यान में रख के ही काम करना है। उसके बाद आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 क्या बोलता है, सर्टन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय स्टेट, कुछ प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी वो स्टेट को फॉलो करनी है, वो कौन सी, राइट टू लाइवलीहुड, लोगों का जो रोजगार है वो जो हक है वो भी स्टेट को उनको पूरा करना है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारे पास रिसोर्सेज है उसका भी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना है लोगों में, वर्कर सेफ्टी, हेल्थ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन और इक्वल वेज फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। तो वर्कर सेफ्टी मतलब जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे उनकी सेफ्टी इंश्योर करना, हेल्थ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन जो बच्चे उनका हेल्थ का डेवलपमेंट जो है वो इंश्योर करना, जो मेन और वुमेन दोनों की दोनों अगर कोई सेम काम करे तो उनको इक्वल वेज, एक जैसा उनको दाढ़ी देना, पेमेंट देना, ये काम भी क्या है, स्टेट का है, समझ गए आप। तो जो भी स्टेट लॉ बनाएगा ना तो ये जो इस टाइप के जो डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं इसको उनको ध्यान में रखना है, समझ गए, मतलब कल ऐसा लॉ नहीं लाना है जिसमें मेन को ज़्यादा पेमेंट मिल रहा है और वुमन को कम मिल रहा है। तो ये आर्टिकल 39 बोलता है। और आर्टिकल 39 और एक चीज़ बोलता है जो कि पहले नहीं थी, बाद में उसको ऐड किया गया था, आर्टिकल 39A में जो बोलता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड फॉर पुअर, मतलब गरीब लोग जो है उनके पास पैसे नहीं, वो जब कोर्ट में जाते हैं केस लड़ने के लिए तो वो लॉयर हायर नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो लॉयर लोग हैं इनके पास इनकी जो फीस बहुत ज़्यादा होती है, तो इनके पास पुअर लोग हैं उनके पास पैसे नहीं, लीगल एड मतलब ये जो है कानूनन जो मदद लेने के लिए, तो फिर ये गवर्नमेंट की ड्यूटी कि उनको कानूनी मदद प्रोवाइड की जाए। तो उस तहत मैंने जैसे आपको एक लेक्चर में बताया था, ये वाले लेक्चर में जब हमने इसको डिटेल में देखा था कि हमारे गवर्नमेंट जो है उसने ये जो पोर लोग हैं उनके लिए एक पोर्टल भी खोला है जहाँ से वो जो कुछ प्रैक्टिशनर लॉयर होते नए वाले वो उनको फ्री में भी उनका केस लेके लड़ते। तो ये था आर्टिकल 39। आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 क्या बोलता है, आर्टिकल 40 बोलता है टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, मतलब ये स्टेट की जिम्मेदारी कि हर एक विलेज में, हर एक गाँव में विलेज पंचायत का ऑर्गेनाइजेशन किया जाए। उसके बाद आर्टिकल 41, आर्टिकल 41 बोलता है राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंट इन इवेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब जो हर एक आदमी उसको राइट टू वर्क देने का और उसको अनएम्प्लॉयमेंट में पब्लिक असिस्टेंट प्रोवाइड करने का, ये जो ड्यूटी है ना ये स्टेट की, मतलब देश सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इनकी ड्यूटी है कि हर एक उनका जो सिटीजन है उसको काम प्रोवाइड करने का, उसके हाथ में काम आना चाहिए, काम उसको देना चाहिए, वो एक चीज़। और अगर उनके पास काम नहीं तो उनको पब्लिक असिस्टेंट मतलब गवर्नमेंट द्वारा मदद ये भी देनी चाहिए। तो ये भी आर्टिकल 41 में दिया गया है। पर जैसे कि मैंने आपको बताया ये डीपीएसपी है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, इसका कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं कर सकते आप, ये बस मोरल ऑब्लिगेशन है। उसके बाद 42, आर्टिकल 42 क्या बोलता है, ये बोलता है कि जस्ट एंड, ये देखो यहाँ पे लिखा गया है द प्रोविजन फॉर जस्ट ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क एंड मेटर्निटी लीव। इसका मतलब आप जहाँ पे काम कर रहे हो ना वहाँ पे एकदम बढ़िया सी कंडीशन होनी चाहिए, सही एटमॉस्फेयर होना चाहिए काम करने के लिए, ह्यूमन कंडीशन होनी चाहिए। और जो औरतें वहाँ पे काम करने वाली वो प्रेगनेंसी के टाइम उनका जब डिलीवरी होता है तो उनको मैटरनिटी लीव मिलनी चाहिए और उनको उस टाइम का पैसा मिलना चाहिए जब वो लीव पे जाती है। उसके बाद आर्टिकल 43, आर्टिकल 43 क्या बोलता है, ये बोलता है लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स, मतलब ये जो लोग हैं उनके लिए लिविंग वेजेस, लोग जब काम करते हैं उनके लिए लिविंग वेजेस प्रोवाइड करना। उसमें और एक दो चीज़ ऐड की गई बाद में, जैसे कि आर्टिकल 43A में डाला क्या बोला गया है कि यूनियन लेबर यूनियन, मतलब ये लोगों का हक है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज जो होती हैं उनकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनमें वर्कर की हितों की रक्षा करने के लिए वर्कर लेबर यूनियन का एक मुखिया होता है जो वहाँ पे होगा, जो चुन के आएगा लेबर से, और वो वहाँ पे कुछ भी लेबर से रिलेटेड इशू है तो उनको पहुँचाएगा। जैसे लाडला मूवी आपने देखी होगी, वहाँ पे जो ये अनिल कपूर श्रीदेवी होती है, देखो तो अनिल कपूर जो है ना मजदूरों का मतलब ये होता है, सब लोग बोलते हैं कहाँ है हमारा, उसको बोला हमें स्ट्राइक करनी, मिल जो ओनर है उससे झगड़े करने,
तो फिर वो अनिल कपूर आता है, फिर वो छाती के बाल दिखा के उधर, समझ गए। तो वो कौन होता है, वो जो लेबर यूनियन होता है उसका हेड होता है वो, समझ रहे। तो लेबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, कि हमारे कंपनी के जो लेबर्स हैं इनकी ये मांग है, आप इसको पूरा करिए नहीं तो हम स्ट्राइक पे चले जाएंगे। तो ये भी आर्टिकल 43A में आता है, जो कि 43 क्या बोलता है, लिविंग वेजेस फॉर वर्कर। और 43B में ये डाला गया कि प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रमोशन के लिए भी काम करना है, ये आर्टिकल 43B बोलता है। ये 97 अमेंडमेंट एक्ट 2011 में डाला गया था। उसके बाद आर्टिकल 44 क्या बोलता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। मतलब इसका मतलब क्या है, आर्टिकल 44 बोलता है कि सारा हमारे यहाँ पे जितने भी धर्म है उनमें धर्म में जो चीज़ें है उसको एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए हर एक धर्म का अलग अलग लॉ है। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट 1956, हिंदू मैरिज एक्ट 1956 क्या बोलता है कि एक हिंदू आदमी एक टाइम पे एक ही औरत के साथ शादी कर सकता है। अगर उसकी दूसरी औरत के साथ उसको शादी करनी है तो उसको पहले को डिवोर्स देना पड़ेगा। एक टाइम पे 2 बीवी होगी तो उसको अंदर ठूसा जाएगा जेल में। पर मुस्लिम में क्या है, मुस्लिम में तो साला 4 के साथ कर सकता है, तो ये इनजस्टिस नहीं हुआ। हिंदू आदमी एक औरत के साथ शादी कर सकता है, मुस्लिम में 4 लोग औरत के साथ शादी कर सकते हैं एक टाइम पे। तो इसका मतलब क्या है कि 2 धर्म के लिए 2 जो सिटीजन है उनके लिए अलग अलग लॉ है। तो अंबेडकर ने बोला था, अंबेडकर साहब ने, कि आप एक काम करो, यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाओ। मतलब एक सारे धर्म जो है, मौलाना ये पंडित सारे ये जो क्रिश्चियन के जो वो जो होते हैं ना, पॉप जो भी हो, पता नहीं मुझे उनका उतना, वो सारे धर्म के लोगों को बुलाओ एक जगह पे, उनको बोलो कि आप एक काम करो, सब मिला के एक ही ये बनाओ, लॉ बनाओ कि जैसे कि अगर शादी करनी है तो दोनों को भी, इनको भी 4 दे दो, इनको भी 4, इनको दो या किसी को मत, समझ रहे। तो ऐसे आप एक इकट्ठा आओ और आप यूनिफॉर्म सिविल कोड, सारे धर्म को रेगुलेट करने के लिए एक यूनिफॉर्म लॉ बनाओ, जिसमें लॉ को जब कोई वायलेट करेगा तो एक सेम क्राइम के लिए सेम सजा हो, समझ गए आप। तो ये चीज़ की गई थी, लिखी गई आर्टिकल 44 में, पर ये अब तक लागू किया गया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 92 में तो डायरेक्ट बोल दिया था कि ये रिमेंडेड, आर्टिकल 44 इज अ रिमेंडेड लेटर, मतलब ये डेड लेटर रह चुका है। इसमें काम क्यों नहीं हो रहा है, देखो अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर ये इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगी तो उनका जो वोट है ना वो खराब हो जाएगा, लोग नाराज हो जाएंगे, समझ गए। अब मुस्लिम लोग चाहेंगे कि उनका जो 4 बीवी के साथ शादी करने का जो प्रोविजन उसको खत्म किया जाए, या हिंदू लोग चाहेंगे कि उनको किसी धर्म के साथ मतलब उनका जो लॉ है वो फॉलो करना पड़े। तो ये चीज़ प्रैक्टिकली हो सकती है बाद में, पर उसको लोगों को सिविलाइज होना पड़ेगा। ये अभी तो फिलहाल होगी नहीं, इसको और 50 साल 100 साल लग जाएंगे। उसके बाद आर्टिकल 45 बोलता है प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू द चिल्ड्रन बिलो द 6 ईयर। देखो हमने एक आर्टिकल देखा था, आर्टिकल 21A, उसमें क्या लिखा था, उसमें लिखा था राइट टू एजुकेशन। उसमें लिखा गया था कि जो भी लड़का है, कौन सा जो है एज उसका 6 to 14 ईयर का जो बच्चा है उसको राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड करने का, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम है स्टेट का। पर वो क्या है, वो है फंडामेंटल राइट। इसका मतलब अगर किसी स्टेट में अगर वहाँ पे कोई बच्चे और उनको एजुकेशन नहीं मिल रहा है, 6 से लेकर 12 ईयर के, 6 से लेकर 14 साल के बच्चे, उनको एजुकेशन नहीं प्रोवाइड हो रहा है, तो वो लोग कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट उस गवर्नमेंट को पेल सकता है, बोलो उधर एजुकेशन का उनको एजुकेशन प्रोवाइड करो। तो ये फंडामेंटल राइट था। वैसे ही ये किन बच्चों के लिए था, 6 से लेकर 14 के लिए। बट आर्टिकल 45 में बोला गया है कि जो बच्चे 6 से लेकर कम साल वाले, 6 से मतलब उससे बिलो 6 वाले, तो उनके लिए ना ये अर्ली एजुकेशन, चाइल्डहुड एजुकेशन नहीं, वो प्रोवाइड करने का काम भी स्टेट का है। तो उसके लिए स्टेट को लॉ बनाना चाहिए। बट ये क्या है, ADPS पे, मतलब इसका वायलेशन होने पे कोर्ट पे नहीं जा सकती, बट फिर भी गवर्नमेंट ने इस पे लॉ बनाया है। जो आंगनवाड़ी मतलब यही आर्टिकल 45, समझ गए। आंगनवाड़ी कहीं दिखे तो उसको बोल दो उधर जाके भाई साहब आर्टिकल 45 के तहत आपको बनाया गया है। उसके बाद आर्टिकल 46 क्या बोलता है, ये बोलता है प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेज। इसका मतलब बोलता है कि ये जो SC ST एंड OBC इनके एजुकेशनल के लिए और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रमोशन के लिए कुछ काम करने, ये काम आर्टिकल 46 बोलता है कि ये काम करने। उसके बाद आर्टिकल 47 बोलता है कि हमारे स्टेट की ड्यूटी, जो हमारा पब्लिक हेल्थ है, लोगों का जो हेल्थ है उसको इंप्रूव करने के लिए स्टेट की ड्यूटी है कि वो लोगों के खाने में जो न्यूट्रिशन है उसकी लेवल बढ़ाया जाए और लोगों का स्टैंड ऑफ लिविंग है उसको बढ़ाया जाए। मतलब स्टेट का ये ड्यूटी ऑफ स्टेट की जिम्मेदारी कि वो लोगों के खाने में जो न्यूट्रिशन है उस न्यूट्रिशन को बढ़ाया जाए और स्टैंड ऑफ लिविंग है उनका वो बढ़ाया जाए ताकि उनकी हेल्थ इंप्रूव हो जाए। तो ये स्टेट का ड्यूटी। तो उसमें उन्होंने 2-3 चीज़ें भी की। उन्होंने क्या कर दिया है, टू प्रोवाइड कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकाइंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, मतलब ये दारू वारू जो है वो भी बैन कर सकते हो। तो गुजरात, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, लक्षद्वीप का एक आइलैंड है उसका नाम है बंगराम आइलैंड, और बिहार, ये जितने स्टेट्स है और जो आइलैंड है यहाँ पे दारू बंद है पूरा की पूरी तरह से। गुजरात तो ऐसा स्टेट है वहाँ पे अगर दारू में के व्यवसाय में आप पाए जाते हो तो आपको डेथ भी हो सकती है। तो ये आर्टिकल 47 के तहत ये सारी चीज़ें होती हैं। आर्टिकल 48 क्या बोलता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड प्रोहिबिशन ऑफ क्राउड स्लॉटर, मतलब एग्रीकल्चर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन भी कर सकते हैं, और जो काऊ है मतलब गाय, इसका स्लॉटरी मतलब इसका कत्ल नहीं हो सकती, इसका
ये गवर्नमेंट ने बैन कर दिया क्योंकि आर्टिकल 48 में ये लिखा है। अब आर्टिकल 48 ए में एक चीज़ डाली गई कि प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, सॉरी प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट। इसका मतलब क्या है? एंड सेफ गार्डिंग द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इसका मतलब स्टेट की जिम्मेदारी कि वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे, उसको इंप्रूवमेंट करे, एंड जो फॉरेस्ट है मतलब पेड़ पौधे और वहाँ के वाइल्ड लाइफ है जो शेरवेयर मतलब वहाँ के जो एनिमल्स वगैरह है, इनका प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी भी किसकी है? ये DPSP मतलब ये जिम्मेदारी किसकी है? स्टेट की जिम्मेदारी। तो इसके हिसाब से जो हमारे काफ़ी एक्ट्स आए इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, काफ़ी एक्ट्स आए टाइम टू टाइम, तो वो एक्ट इसी आर्टिकल को ध्यान में रखते लाए गए, आर्टिकल 48A। उसके बाद आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 क्या बोलता है? प्रोटेक्शन ऑफ मोनूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो ये जो प्रोटेक्शन ऑफ मोनूमेंट्स जो है और नेशनल इंपॉर्टेंस के जो ऑब्जेक्टिव प्लेसेस है, जैसे कि बाजीराव मस्तानी जो शनिवारवाड़ा है पुणे में, वो ये जोधा अकबर, ये जो हमारा लाल किला है, सॉरी लाल किला नहीं, ताजमहल जो है, और लाल किला भी तो उसमें आता है ना मोनूमेंट्स में। तो ये जो सारी चीज़ें है ना, हमारे जो धरोहर है, इसको प्रोटेक्शन हमें करना है, इसको प्रोटेक्ट करना है। इसको अगर प्रोटेक्शन कोई करेगा नहीं, वहाँ पे जाके कोई गंद मचा देगा तो उसको जेल में डाल ठुस जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 49 में बोला है कि इसका हमें प्रोटेक्शन करना है। उसके बाद आर्टिकल 50 क्या बोलता है? सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से बाहर है, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव एक नहीं तो फिर तो ये जुडिशरी का काम जो है, एग्जीक्यूटिव कोई अगर गलत काम कर रहा है तो उसमें चेक एंड बैलेंस को चेक करना जुडिशरी का काम है। तो दोनों एक हो जाएंगे तो पूरा धिंगाना हो जाएगा, इसलिए जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से दूर रखा गया है, अलग इंडिपेंडेंट बनाया गया है। तो हमारे देश में जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, तो ये आर्टिकल 50 के अंदर आता है। उसके बाद आर्टिकल 51 क्या बोलता है? आर्टिकल 51 बोलता है कि हमें जो है टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी जस्ट एंड ऑनरेबल बिटवीन नेशंस, रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो इंटरनेशनल लॉ जो है, जैसे कि अगर कोई यूएनओ में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में कोई लॉ पास होता है, तो वो अगर हमारे देश में हम लागू करते हैं, उसको आपको ऑटोमेटिक लागू नहीं हो जाएगा, उसको हमारे पार्लियामेंट में बिल लाना पड़ेगा अंडर आर्टिकल 253। तो अगर जब हम बिल लाएंगे, उसको पास करेंगे, तो ये हर एक देश, हमारा देश का हर एक सिटीजन है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका ऑब्लिगेटरी है, उस पर ये चीज़ ऑब्लिगेटरी की उसने इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करना है फॉर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। समझ गए? तो इस तरह से हमने आर्टिकल 51 देख लिया। तो इस तरह से हमने फर्स्ट से लेके 51 तक ये जो सारे आर्टिकल है, जो उसको हम सारे आर्टिकल को हमने एक बार, जो मैंने ऐसे आपको प्रॉमिस किया था, इसको फास्ट फॉरवर्ड हमने रिवीजन कर लिए और उसको हमने अच्छे से ये कर लिया है, देख लिया है। तो आप इसको, ये जो वीडियो ना, इसको आप एक बार देख लो, बाद में इसको ना बुक मार्क करके रखो कहीं या डाउनलोड करके रखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको टाइम टू टाइम आपको रिवाइज करना है, काफ़ी बार सुनोगे तो एक टाइम के बाद पूरी आपको आर्टिकल 1 से लेकर 51 तक ये सारे आर्टिकल आपको याद हो जाएंगे। तो जैसे कि हमने ADPS पे हम देख रहे थे, इसको हमने प्रीवियस चैप्टर में खत्म कर दिया था, तो 51 आर्टिकल था हमने देखा था, उसमें कुछ 2-4 चीज़ें बची हुई थी जिसको मैंने बोला था, तो इसको भी लगे हाथ कवर कर लेते और फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है उसको देखेंगे। तो चलो DPSP का जो पार्ट बाकी है हम उसको देखते हैं। देखो, इससे पहले लेक्चर में हमने क्या देखा था? DPSP में ये देखा था हमने कि DPSP जो है वो पार्ट 4 में आता है, उसमें आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक आता है। ये इरिश जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे हमने बोरो किया है, और ये स्टेट को रिकमेंड करता है कि वो जो स्टेट के लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो मैटर है उसमें इनको फॉलो किया जाए। ये हमने देखा था DPSP में, और उसमें हमने काफ़ी चीज़ें, वो सारे आर्टिकल्स देख लिए थे। अब आगे कुछ चीज़ें जो बची है उसको देखते हैं। देखो, आर्टिकल 42 है ना, जो 1976 में आया था, आर्टिकल नहीं, अमेंडमेंट 42 सेकंड अमेंडमेंट जब आया था 1946 में, उसको बोला जाता है मिनी पार्लियामेंट। उसमें ना 39A, 43A एंड 48A ये जो आर्टिकल्स है ये बाद में ऐड किए गए थे। तो क्वेश्चन आता है आपको कि जो ये आर्टिकल्स है बाद में कौन से ऐड किए गए थे? तो ये जो आर्टिकल्स है ये बाद में ऐड किए थे DPSP में। और जो DPSP में जो आर्टिकल्स दिए गए हमने जो अभी देखे 36 से लेकर 51 तक, इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। क्लासिफिकेशन मीन्स क्या? इनका ना सोशल, गांधीयन एंड लिबरल, ऐसे 3 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है। आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 है ना, इसको ना 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। एक में है सोशल, एक में गांधीयन और एक में लिबरल। तो क्वेश्चन आपका ऐसा आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर दी गांधीयन, मतलब गांधीयन कौन से है, सोशल कौन से है, तो ये आता है। तो इसलिए आपको ये सारे एक तो याद रखने की जरूरत है, उसके बावजूद आपको इनको ऐसे कैटेगरी याद रखना है। तो वो कौन से क्या है मैं आपको ये अभी के नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। इससे पहले एक चीज़ जान लीजिए, ये जो DPSP ना, देखो फंडामेंटल राइट क्या इंडिविजुअल के लिए होता है, DPSP सोसाइटी के लिए होता है, यहाँ पे दिखाएं। तो फंडामेंटल राइट और DPSP ये टसल है बिटवीन इंडिविजुअल राइट एंड सोसाइटी एट लार्ज। तो सोसाइटी के लिए DPSP काम करता है और इंडिविजुअल के लिए फंडामेंटल राइट काम करता है। तो इनका जो DPSP, इनका जो क्लासिफिकेशन हुआ है एक बार यहाँ पे देखो यहाँ पे अभी हमने इसमें रिवीजन भी कर ली। आर्टिकल 36 से लेके कहाँ तक? 51 तक। तो ये आर्टिकल 36 से लेके 51 तक इनको ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सोशल, गांधीयन एंड लिबरल। तो ये जो स्लाइड है ना, मैं आपको ये स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से इसको डाल देता हूँ ग्रुप में। तो आप एक काम कीजिए, इसको ना पूरा रिवाइज कीजिए, इसको कहीं से मतलब कुछ भी करके जुगाड़ करके तुक्का लगा के इसको एक बार लॉजिक लगा के सेट कीजिए कि आपको तो एक बार फंडामेंटल राइट पता चल जाएंगे, उनको सीक्वेंसली याद रखना है।
बट वो कौन से सोशल है, कौन सी गांधी और कौन सी लिबरल है, इसके लिए आपको ये स्लाइड काम आएगी, समझ रहे। तो सोशल कौन से हैं, आर्टिकल 38, 39 ए, 40 से लेके 42 43 ए तक, और लास्ट में 47, ये आते हैं सोशल में। बाद में गांधी आता है 40 43 43 बी, उसमें 46, उसके बाद 40 जो 7 है उसमें आता है ये वाला ड्रिंक और ड्रग वाला ये वाला, और उसके बाद क्या है 40 जो 8 है वो भी इसमें आता है। अब 47 इधर भी इधर क्या पता है 47 में इधर वाला जो है कि ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि लोगों की हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए जो हमारा जो स्टेट है इसकी जिम्मेदारी है कि उसने ना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और न्यूट्रिशन है उसको बढ़ाना है, ये आता है सोशल में। और बाद में उसके बाद जो है दारू वारू बंद करो, गांजा मांजा मत फूको, ये वाली चीज़ ये गांधी में आती है 47 में। और लिबरल जो है लिबरल में आता है आर्टिकल 44 कौन सा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये आता है आर्टिकल 44 में। आर्टिकल 45 में आता है, और आर्टिकल 48 से लेके 51 तक ये जो है ना, ये जो नेशनल मोन्यूमेंट है इसको हमें कंजर्व करना है, ये सारी चीज़ें जो है ये इसमें आती। अब ये इसमें भी आता है 48 कुछ चीज़ें, और इसमें भी आती, समझ गए। तो इस तरह से ये जो हमने डीपीएसपी का जो प्रिंसिपल है इसको हमने क्लासीफाई कर लिया, इसको देख लिया, आप इसको सही से याद रखो। बाद में अभी देखो डिफरेंस देखना हमें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी। तो फंडामेंटल राइट क्या है, ये नेगेटिव लिबर्टी फॉर स्टेट है, क्योंकि स्टेट के लिए काम करने के लिए फंडामेंटल राइट वायलेशन क्रिएट करता है, क्योंकि इसके वायलेशन पे लोग कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये जो स्टेट का फ्रीडम है, कोई भी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, इस जो स्टेट है इनका जो फ्रीडम है ये इसके लिए नेगेटिव फंडामेंटल राइट, और डीपीएसपी उनके लिए पॉजिटिव, क्योंकि इनका वायलेशन होने पे मतलब इनके लिए जरूरी नहीं कि डीपीएसपी फॉलो करना है, नहीं फॉलो करेंगे फिर भी इसके उनका कोई उखाड़ नहीं सकता, क्योंकि इनके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते आप, समझ रहे। तो लिबर्टीज की अगर फ्रीडम की बात की जाए तो स्टेट के लिए पॉजिटिव फ्रीडम है डीपीएसपी, और फंडामेंटल राइट नेगेटिव फ्रीडम है। आप फंडामेंटल राइट क्या है, जस्टिसेबल है, मतलब लीगल कोर्ट में जाके कोर्ट लीगल इन्फोर्समेंट के लिए कोर्ट जा सकते हैं, इसलिए तो ये नेगेटिव स्टेट के लिए, और स्टेट के लिए पॉजिटिव इसलिए क्योंकि ये नॉन जस्टिसेबल है, कोर्ट में इसके लिए खिलाफ नहीं जा सकते, स्टेट के खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते इसका इन्फोर्समेंट के लिए। तो फंडामेंटल राइट पॉलिटिकली डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है, और डीपीएसपी जो है वो सोशल एंड इकोनॉमिक, सामाजिक एंड आर्थिक जो है उसको प्रमोट करता है। उसके बाद फंडामेंटल राइट लीगल सैंक्शन है हमारे लोगों पे कि लीगल है, इनको राइट दिए गए, और डीपीएसपी जो है ये मोरल और पॉलिटिकल सैंक्शंस है। उसके बाद फंडामेंटल राइट क्या है, ये वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल के लिए ये काम की चीज़ है, और ये जो डीपीएसपी ये पूरे कम्युनिटी के लिए काम की चीज़ है, क्योंकि लॉ बनाते टाइम इनको फॉलो करना है, तो लॉ बनेगा तो पूरे दुनिया मतलब पूरे कम्युनिटी के लिए बनेगा। और इंडिविजुअल के लिए फंडामेंटल राइट, तो इंडिविजुअल राइट टू स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये तो एक आदमी की बात की मतलब एक आदमी को ये राइट दिया गया है, और ये पूरा कम्युनिटी के लिए होगा जो भी होगा। उसके बाद क्या है, ऑटोमेटिकली इन्फोर्समेंट, मतलब कोई आदमी पैदा होता है तो ऑटोमेटिकली उसको ये सारे राइट मिल जाते हैं फंडामेंटल राइट वगैरह। बट डीपीएस पे जब आपको लागू करना है तो उसके लिए आपको लेजिस्लेचर लागू करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया था पोस्को एक्ट। तो आर्टिकल 23 में क्या बोला गया है कि जो लेबर फोर्स है, मतलब ये जो बच्चे हैं, और आर्टिकल 22 में बोला है कि एक्सप्लॉयटेशन अगेंस्ट, तो ये जो एक्सप्लॉयटेशन होता है या बच्चे चाइल्ड लेबर होता है, इनके खिलाफ जो चीज़ें वो नहीं होनी चाहिए, इसको हमें प्रिवेंट करना है, ये आर्टिकल 23 और 22 बोलता है। बट उसको डायरेक्ट वो ऑटोमेटिक इन्फोर्स नहीं होता, उसके लिए हमें लॉ लाना पड़ा, तो हमने वो पोस्को एक्ट लाया था उसके लिए, समझ गए। फिर उसके बाद वो चीज़ें बंद करनी चालू हो गई, तो इसके लिए लेजिस्लेचर, इसको लिए लॉ चाहिए, इसके लिए लॉ नहीं चाहिए, अपने आप हो जाता है। और ये क्या है, कोर्ट कैन डिक्लेयर वायलेशन ऑफ वायलेशन, मतलब जो फंडामेंटल राइट है उसका अगर वायलेशन होता है किसी एक्ट के तहत, तो कोर्ट उस एक्ट को क्या डिक्लेयर कर सकता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल इनवैलिड। वैसे अगर कोई वायलेट करते गवर्नमेंट वहाँ पे डीपीएसपी को, तो इसमें कोर्ट डिक्लेयर नहीं कर सकता, अनकॉन्स्टिट्यूशनल इनवैलिड नहीं डिक्लेयर कर सकता उस लॉ को, समझ गए। तो ये डिफरेंस था फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में। तो और एक चीज़ हमें यहाँ पे देखनी, वो है आर्टिकल 30। देखो डीपीएसपी जो है ना, ये तो आर्टिकल किस में लिखा है 36 से लेके, यहाँ पे देखो आर्टिकल 36 से लेके 51 तक जो चीज़ है वो डीपीएसपी में लिखी, पर कुछ ऐसे और एक चीज़ है जो डीपीएसपी है, मतलब वो भी वेलफेयर ऑफ पीपल को ही ये करती है, मतलब ये भी प्रिंसिपल्स हैं जो स्टेट को ध्यान में रखना है लॉ बनाते टाइम। बट ये उसमें नहीं, पार्ट 4 में नहीं, ये अलग से समझ, ये भी नॉन जस्टिसेबल है। तो वो कौन सा, वो देखते हैं आर्टिकल 350A। आर्टिकल 350A क्या बोलता है कि स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो जो है मदर टंग को प्रमोशन करे, माइनॉरिटी जो है देखो यहाँ पे लिखा है, enjoy every state and every local authority within the state to provide equitable facility for instruction in the mother tongue at primary stage to children of linguistic minority। तो linguistic minority जो बच्चे हैं उनको प्राइमरी स्टेज पे क्या करना है, इनको प्राइमरी स्टेज पे इंस्ट्रक्शन, बच्चे ने एक्चुअली सबको, इनको चिल्ड्रन सबको क्या करना है, प्राइमरी स्टेज पे इनको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करनी मदर टंग के लिए, ये स्टेट की जिम्मेदारी है। उसके बाद आर्टिकल 351A, इसमें बोला जाता है हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करना है, ये स्टेट की जिम्मेदारी। उसके बाद क्या आर्टिकल 355A, इसमें बोला गया है, इसमें क्लेम ऑफ SC/ST शैल बी टेकन इनटू कंसिडर कंसिस्टेंटली विद मेंटेनेंस ऑफ इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेशन इन मेकिंग ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ टू सर्विसेज एंड पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर टू यूनियन और सर्विसेज। तो ये जो लोग हैं ना SC/ST के, इनको जो अपॉइंटमेंट होती है सर्विसेज और पोस्ट में, तो उनमें
स्टेट को ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, उनका कंसिस्टेंसी विद मेंटेनेंस इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। तो इनकी जो क्लेम है इसको ध्यान में रखने का काम भी किसका है, स्टेट का है। तो इस तरह से हमने ये भी कुछ आर्टिकल देख लेते, ये इतने काम के नहीं, ये जस्ट मैंने ढूंढे थे इसलिए डाल दिए। 350A 351A एंड 355A, ये चीज़ भी हमने एक बार देख ली। ये भी नॉन जस्टिसेबल है, ये भी पार्ट 4 में नहीं आते, पर ये भी DPSP ये स्टेट को गाइड करते हैं लॉ बनाने टाइम। तो और कुछ मिस लेने चीज़ें देखो, ये कुछ पे क्वेश्चन आ सकता है। ये जो BR अम्बेडकर इन्होंने बोला था डायरेक्टिव प्रिंसिपल से ना, ये नोवेल फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डायरेक्टिव प्रिंसिपल नोवेल फीचर है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है ये किसने बोला था, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने ये बोला था। उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल अलॉन्ग विद द फंडामेंटल राइट कंटेन द फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है एंड फंडामेंटल राइट, ये दोनों मिला के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फिलोसफी एंड जो सोल है, आत्मा, ये दोनों को कंटेन करता है। ये भी BR अम्बेडकर ने बोला था, समझ गए। तो ये दो चीज़ें आप याद रखो, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, ये थॉमस लेनेस में। तो इस तरह से हमने हमारा जो पॉलिटिकल सीरीज चल रही, जिसमें हमने 10 यूनिट हमें पढ़ने। तो पहला जो यूनिट था कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, जो पहला पार्ट है, ये हम देख रहे थे, उसमें हमें इतने 10-11 चैप्टर देखने हैं। तो ये इस तरह से हमने आज 8 नंबर का जो चैप्टर है इसको खत्म किया। अब हमारा बाकी फंडामेंटल ड्यूटी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और ये 3 चैप्टर बाकी। उसके बाद ये नेक्स्ट 3 लेक्चर में हम देख लेंगे, उसके बाद हमारा ये पहला यूनिट खत्म हो जाएगा, समझ गए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, एंजॉय। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में दी हुई बेल को प्रेस कीजिए।